हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में। और मैं हमेशा की तरह उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही जोरों शोरों से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से करोगे। मैं आपका तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो इस वीडियो के अंदर बेटा मैं डिस्कशन करने वाला हूँ अबाउट दी आरटीपी फॉर जैन 2026 टाइम, जो आईसीएआई ने कुछ दिन पहले जस्ट अपनी तरफ से रिलीज किया बच्चों के लिए। एंड आरटीपी हमेशा ही बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज ऐसा देखा जाता है कि आरटीपी जो क्वेश्चंस आते हैं ना, कई बार वो पेपर के अंदर भी आपके पास आ जाते हैं और आप लोगों की एक अच्छी खासी रिवीजन हो जाती है। नाउ मैं स्पेसिफिकली आप लोगों के साथ यहाँ पे बात करने वाला हूँ जैन 26 का जो आरटीपी रिलीज किया गया है। इसके अंदर बेटा आईसीएआई ने जो क्वेश्चंस है ना, जो हमारे बड़े चैप्टर से उसके इस बार क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं डाले। लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, आपका अमेलगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, ब्रांच है, और ठीक है ना, इनके फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस आरटीपी में मेनली जो आपके पास इसमें उन्होंने तवज्जो दी है, जो इंपॉर्टेंस है, दैट इज ओनली ऑन दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो क्वेश्चंस है, ठीक है ना। तो उसी को लेकर डिस्कशन होने वाली है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे ऑलरेडी जो बच्चे मेरे साथ रेगुलर बैच वगैरह में पढ़ते हैं उनके साथ ऑलरेडी उनके चैप्टर्स में कवर्ड है, क्योंकि वो पुराने आरटीपी, पीवाईक्यू या स्टडी मैट के क्वेश्चंस में से ही है। बट कुछ क्वेश्चंस न्यू भी है। और साथ के साथ में यहाँ पर मैं आपके पास में बेटा कुछ जगह पे क्वेश्चंस के अंदर में आईसीएआई ने आंसर में कुछ जगह पे वो टाइपो एरर वगैरह भी है, जो कि मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है, जो मैं आप लोगों को साथ के साथ बताते भी जाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों के साथ वन बाय वन करके सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। नाउ जैसे अपने पास यहाँ पे बेटा मैंने जैसे बोला पेपर वन एडवांस अकाउंटिंग का, ये आप लोगों के पास फॉर जनवरी 26 का है। इसमें कुछ स्टार्टिंग में अमेंडमेंट वाली बात भी करी गई है, जिसकी लेके मैं डिस्कशन आप लोगों के साथ एट द एंड ऑफ द वीडियो करूंगा। सो प्लीज जो अमेंडमेंट वाली बात है मैं उसको लेके एंड में जाके बात करूंगा। पहले मैं आप लोगों के साथ में एक बार आरटीपी के अंदर जो क्वेश्चन देखे मैं उसको डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। सो आई एम मूविंग टू द क्वेश्चंस पार्ट डायरेक्टली। तो यहाँ पर बेटा आप लोगों के कुछ पेज आगे जाके यहाँ पे क्वेश्चन सीधा शुरू हो रहे हैं। एंड जो पहला क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ऑफ दी जो केस सिनेरियो है। तो एमसीक्यू दिया गया ऑन द बेस ऑफ दी केस सिनेरियो। तो क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं जरा। कह रहे हैं गैसेज लिमिटेड जो है एक इंस्टॉल कर रहे हैं 2000 किलोमीटर लॉन्ग एक गैस पाइपलाइन बना रहे हैं फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेज को लेके, ठीक है ना। तो एक पाइपलाइन अपनी तरफ से बना रहे हैं। प्रोजेक्ट वो अपने आप में क्वालिफाइंग एसेट है एज पर एएस नंबर 16। तो एएस 16 के द्वारा वो क्या है, आपका क्वालिफाइंग एसेट है, ठीक है जी, यस सर। फॉर दिस पर्पज उन्होंने फंड भी बोरो किए, कितने के, 700 लैक्स के एट सब्सिडाइज रेट्स। एंड उन्हें पे करना पड़ता है एनुअली इंटरेस्ट ऑफ 70 लाख रुपए का, 70 लाख का। तो लोन लिया है, क्वालिफाइंग एसेट है, तो इंटरेस्ट कैपिटलाइज होने की बात होगी, ठीक है ना, ए सेक्शन के द्वारा। और उसका एनुअल इंटरेस्ट बनता है 70 लाख का। कंपनी ने इन्वेस्ट भी किया इस अनयूज फंड्स को और अर्निंग करी इनकम ऑफ 7 लाख एनुअली। कहते हैं क्योंकि हम सारे पैसे एकदम से यूज नहीं कर पाए, तो जो आइडल फंड्स पड़े थे उसे इन्वेस्ट किया और उसके ऊपर हमने इनकम कमाई। तो हमारा ए सेक्शन बोलता है आपने क्या करना होता है, आप नेट करके ही अपने पास कैपिटलाइज करते होते हो, ठीक है ना। जितनी एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट है, बोरिंग कॉस्ट है, माइनस इनकम जो आती है ऑन दी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट। ड्यूरिंग द नेक्स्ट, आगे बोल रहे हैं ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, अगले साल से कंपनी ने सारे फंड्स को यूज कर लिया तो कोई भी इनकम अब नहीं कमाई। तो ये सिर्फ पहले साल में ही हो रहा है कि आपने टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट करी और उसके ऊपर इनकम कमाई है 7 लाख की, पर अगले साल से आपने सारे फंड जब यूज कर लिए तो फिर आपने कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं करी, ठीक है ना। कह रहे 5वें साल में जाके, 5th ईयर में जाके कंपनी ने कंप्लीट कर लिया वन स्ट्रेच ऑफ 100 किलोमीटर का। तो टोटल तो हमने 2000 किलोमीटर का बनाना था, पर हमारा 100 किलोमीटर का बन चुका है, जो ऑपरेशनल है बिटवीन द 2 पॉइंट्स एंड कैपेबल ऑफ इंटेंडेड यूज। तो एक आगे जाकर उसने ड्यूरिंग ईयर 5 की बात करी। ये हमारी एक केस स्टडी है। मैं इसके लेके क्या क्या क्वेश्चन है देखते हैं। कह रहा पहले साल में बताओ कितना बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज किया जाएगा। सर देखो पहले साल में हमारी जो बोरिंग कॉस्ट है वो 70 लाख की है, ठीक है ना, जो हमें बताई गई थी। पर हमने इनकम भी कमाई थी 7 लाख की, तो वो 7 लाख की इनकम क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो नेट में हमारा कितना कैपिटलाइज होगा बेटा, 63 लाख होगा, क्योंकि कितना आपकी बोरिंग कॉस्ट है माइनस इनकम टेम्परेरी इन्वेस्ट। तो आंसर क्या बनेगा, थर्ड बनेगा, ठीक है ना। कहता है ईयर 2 में जाके कितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। सर 63 बोलेंगे, अरे नहीं यार यही तो पॉइंट है, प्लीज समझो। वो सिर्फ पहले साल हो रहा था जो हमने इंटरेस्ट जितना और इनकम कमाई थी। अगले साल जाके तो उसने बोला ना नेक्स्ट ईयर से सारे फंड्स यूज कर लिए तो कोई इनकम ही नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट है 70 लाख, इनकम इज नील। इनकम आएगी नहीं जब इन्वेस्टमेंट नहीं करी, तो 70 लाख की तो आपका कैपिटलाइज होगा ना, ये बन जाएगा आंसर इसमें, ठीक है ना। फर्स्ट जो है कह रहा है ईयर 5 में कितना बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, जो पीएल में जाएगा, मतलब जो कैपिटलाइज नहीं होगा। सर ऐसा क्यों पूछा, कैपिटलाइज होता है बोरिंग कॉस्ट। अरे सुनो ना ध्यान से मेरी बात बेटा, यहाँ पे उसने बोला ईयर 5 में जाके ना हमारा पार्ट 1 एक कंप्लीट हो गया, जो कि 100 किलोमीटर का स्ट्रेच था। अब हमने 2000 किलोमीटर की बनानी थी गैस पाइपलाइन, 100 किलोमीटर की आपकी बन गई और वो रेडी टू यूज है उतना हिस्सा। सर तो इससे क्या हुआ, अरे यार एक टॉपिक आता है हमारे पास में AS 16 के अंदर में, दैट इज कंस्ट्रक्शन इन पार्ट्स। इसका आता है कंस्ट्रक्शन इन पार्ट्स। तो कंस्ट्रक्शन इन पार्ट्स का टॉपिक क्या बोलता है
कि जब आप पार्ट्स में कंस्ट्रक्शन करते हो और एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया और वो रेडी फॉर यूज है, तो उस पार्ट की जो भी कैपिटलाइजेशन आप रोक देंगे, क्योंकि वो तो रेडी टू यूज हो गया। बाकी जो हिस्सा बन रहा है अभी उसकी कंटिन्यू रखेंगे, पर जो बन चुका है अब उसकी थोड़ा ना आगे से बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे। तो यहाँ पे अब जब 100 किलोमीटर की आपके पास वो बन चुकी है पाइपलाइन जो है, तो ऑब्वियसली उसका प्रोपोर्शनेट जितना इंटरेस्ट बनता है वो थोड़ी ना कैपिटलाइज होगा, वो तो अब पीएनएल में जाएगा ना, क्योंकि वो पार्ट तो रेडी टू यूज हो गया ऊपर। तो यहाँ पे अब कैसे करेंगे सर? सिंपल है, 2000 किलोमीटर के ऊपर 70 लाख का आपके पास में बोरिंग कॉस्ट बनती है, तो 100 किलोमीटर की कितनी बनेगी? क्योंकि वो वाली बोरिंग कॉस्ट अब एक्सपेंस होगी, पीएल में जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही चीज आ रही है मेरे प्यारे बच्चे। सो 2000 किलोमीटर के ऊपर अगर बोरिंग कॉस्ट हमारे पास में 70 लाख है, तो 100 किलोमीटर के ऊपर कितनी बनी? 70 लाख डिवाइडेड बाय 2000 किलोमीटर इंटू 100 किलोमीटर, 3.5 लाख। और ये वाली बोरिंग कॉस्ट अब क्या हो जाएगी? ईयर 5 से पीएल में जानी चालू हो जाएगी। तो ये आंसर बनेगा थर्ड, ये पीएल में जाएगा, क्योंकि ये वाला अब जब पार्ट बन के रेडी हो गया, तो रेडी टू यूज हो गया, तो इसकी बोरिंग कॉस्ट क्यों कैपिटलाइज करेंगे? क्योंकि एसेट बनकर तैयार हो गया। हाँ, बाकी जो अभी भी 1900 किलोमीटर का है उसका तो अभी भी कैपिटलाइज होगा ना, क्योंकि वो तो बना नहीं है ना। तो अगला सवाल देखते हैं, अगला क्या कहता है? ईयर 5 के लिए कौन सा बोरिंग कॉस्ट, कितना बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज किया जाएगा? सिंपल, जो 1900 का, विच इज सिंपल। अगर बोलूं 70 लाख में से 3.5 लाख आपका पीएनएल में गया है, ठीक है जी, तो 66.5 लाख आपका क्या होगा? कैपिटलाइज होगा, जो प्रोपोर्शनेट टू 1900 किलोमीटर के आता है, ठीक है ना, जो प्रोपोर्शनेट 1900 किलोमीटर का बनता है, ये आपके पास हो जाता है। तो एक बार के लिए आंसर देख लेते क्या क्या है। 3132, तो 3132 आपका आंसर बनता है, तो 3132, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगला देखते बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं अ डीलर इन मशीनरी शक्ति इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड लीज आउट वन ऑफ इट्स मशीन्स टू डेल्टा टूल्स लिमिटेड। तो उन्हें एक मशीन लीज पे दी, किसको? डेल्टा टूल्स को। 3 साल की ऑपरेटिंग लीज है, ओके। मशीन को इक्वल एनुअल लीज रेंटल्स रखने और डीलर को इंटेंट है कि वो 20% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं ऑन द मशीनरी कॉस्ट पे। मशीनरी कॉस्ट कितनी है बेटा? 3 लाख रुपए। लाइफ मशीन की 5 ईयर्स है और टोटल यूजफुल लाइफ आपके पास बता दी यूनिट्स के अंदर कैसे एक्सपेक्टेड है। लीज एग्रीमेंट में वो यूज करेगा मशीन को, जैसे लिखा है 3 साल, और वो वापस कर देगा शक्ति को। डीलर ने रिकॉग्नाइज करा रेवेन्यू एज पर AS9 जो है, सिंस ट्रांजैक्शन रिप्रेजेंट रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज। हमसे पूछ रहा है कितना लीज रेंट होगा दैट विल प्रोवाइड द डीलर विद 20% प्रॉफिट मार्जिन। तो बेटा यहाँ पर में हमारा AS19 का ये आ गया, ठीक है ना। अब ये AS19 का लीज को लेकर ऐसा हम सेम क्वेश्चन अपने पास करते भी है, जब ऑपरेटिंग लीज के अंदर कॉन्सेप्ट आता है तो वहां पे एक ऐसा क्वेश्चन आता है। अब देखो टोटल जो हमारे पास में यूनिट्स बनेंगे उस मशीन से जो है, वो बनेंगे 50,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000 प्लस 65,000 प्लस 85,000 बेटा। तो टोटल मशीन बना के देगी 5 सालों में 3 लाख यूनिट बेटा। टोटल मशीन कितने में जाएगी? 3 लाख यूनिट। पर हम कितने साल की लीज पे दे रहे हैं सर? 3 साल की। तो 3 साल में वो कितने बना के दे रही है? 150। हम तो 3 साल की लीज पे दे रहे हैं ना, मशीन है 5 साल की लाइफ उसकी, बस हम 3 साल की लीज पे दे रहे ऑपरेटिंग लीज पे, ठीक है ना। अब यहाँ पर में मशीन की कॉस्ट मेरे प्यारे बच्चे है 3 लाख, और हम चाहते हैं कि रेंट इस हिसाब से हो कि 20% प्रॉफिट कमाया जा सके। तो हमें क्या करना है? अगर हम देखें 3 लाख की कॉस्ट है प्लस 20% मुझे प्रॉफिट भी कमाना है, तो 360 हो गया। अब ये 360 का जो मुझे किराया कमाना है, किसी को किराए पे देके जो किराया लेना है, वो तो 5 साल में है ना, मशीन तो 5 साल चलेगी। पर अभी मैं जिसको दे रहा हूँ वो तो 3 साल के लिए इस पे दे रहा हूँ। तो 3 साल के प्रोपोर्शनेट कितना बना? तो 3 साल के प्रोपोर्शनेट बनेगा, जब यूनिट्स की बात आ रही है तो ऑन द बेस ऑफ यूनिट्स होगा, तो 360 इंटू 3 साल में 150 यूनिट्स बनेंगे आउट ऑफ टोटल ऑफ 3 लाख, तो विच कम्स आउट टू 180। ना ये जो 180 है ना टोटल रेंट है मेरे प्यारे बच्चे, ये टोटल 3 सालों का रेंट है। और ईच ईयर का कितना होगा सर? ईच ईयर का जो होगा वो हमारे पास में होगा 180, और हर साल का उसने मुझे बोला है सर हर साल का हमारा इक्वल लीज रेंट है। इक्वल है, इक्वल बराबर है भाई, बराबर, तो डिवाइडेड बाय 3 विच इज 60,000, विच इज 60,000। तो ये उसने मेरे से सवाल पूछा था एनुअल लीज रेंट कितना है, तो एनुअल लीज रेंट बेटा बी आ जाएगा ऑप्शन,
ए बी सी डी में वो आपके पास में ये बनता है 60,000। क्या बनता है? 60,000 आंसर बनता है। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या पेमेंट लीज रेंट कितनी होगी या 60 होगी? बट मुझे सोच के बताना, क्या पीएल में भी हर साल लेसर या लेसी इतना ही लेके जाएंगे? तो आंसर इज नो। पीएल बेटा इस रेशियो में जाएगा, टोटल 180, तो 180 को इस रेशियो में बांटेंगे जो पीएल में जाएगा। हाँ, पेमेंट जो हो रही है वो 60,000 पर एनम हो रही है, तो बाकी जो होता है वो प्रीपेड आउटस्टैंडिंग जो पे कर रहा है उसके एंगल से, और जिसको मिल रहा है उसके लिए अक्रूड या प्री रिसीव्ड हो जाता है। ठीक है ना, वो एक पॉइंट आता है। पर यहाँ उसने एनुअल लीज रेंट मांगा था, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, इसका आंसर बी आता है, तो चेक कर लेते बेटा, बी है आंसर। यस सर, बी है आंसर। चलो जी, ठीक है जी, आगे बढ़े। यस सर। अब बेटा डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहे, तो ये जो क्वेश्चन आ रहा है ऑलरेडी हमारा AS2 में किया हुआ क्वेश्चन है वैसे तो। A private limited company manufacturing fancy terry towels had valued its closing inventory of inventories of finished goods at the realizable value, जिसमें इंक्लूड है प्रॉफिट एंड एक्सपोर्ट कैश इंसेंटिव्स। फर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हमें मिल गए हैं और गुड्स को पैक कर दिया एक्सपोर्ट के लिए, बट ओनरशिप अभी तक ट्रांसफर नहीं करी गई है बायर्स को। कमेंट करो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पे। तो बेटा हमारे पास AS2 सिंपल बोलता है कि इन्वेंट्री को वैल्यू करने लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। अब यहाँ पे उन्होंने एनआरवी पे किया। नो, व्हेन वी स्टडी द नॉन एप्लीकेबिलिटी स्टैंडर्ड कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता, तो उसमें बोला जाता है WIP सर्विस प्रोवाइडर है, WIP कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है ना, ऐसे पे आता है। और एक पॉइंट आता है कि जो प्रोड्यूसर इन्वेंट्री है, ठीक है ना, कि जो मतलब एग्रीकल्चर वगैरह है, वो जो फर्स्ट स्टेज पे जो बना रहे हैं उनको बोला गया है, और एक दो चीजों को, कि वो एनआरवी पे दिखा सकते हैं अगर उनके पास फर्म कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह है काइंड ऑफ। ठीक है ना, तो वो सिर्फ उस पे आता है जो प्रोड्यूसर इन्वेंट्री है। नो, यहाँ पे आप बना रहे हो फैंसी टेरी टावल, नो यहाँ पे वो कवर नहीं होती आइटम। ठीक है ना, तो नॉर्मल रूल ही लगेगा विच इज लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, और यहाँ पे एनआरवी पे दिखाना गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक्सेप्शन में कवर्ड नहीं है, एक्सेप्शन में कवर्ड नहीं है। ठीक है ना, अब अगर यहाँ पे देखोगे उन्होंने वही चीज मेंशन करी है AS2 के हिसाब से। इन्वेंट्री का रूल क्या बेटा? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। आपके पास फिर ये बात आती है, ये AS2 की बात आती है, ये यहाँ पे आपके पास में AS2 जो हमारे पास आता है, इस केस में आपके पास में चीज आती है बेटा कि जहां पर में सेल एश्योर्ड अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या गवर्नमेंट गारंटी, तो वहां पर में गुड्स को इन्वॉइस करते हैं हम अपने पास एनआरवी पे, तो ये टेरी टावल्स फॉल नहीं करते इन द कैटेगरी ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स और मिनरल, जो हमारी एक्सेप्शन है। ठीक है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक जो वैल्यू किया जाएगा वो किस पे वैल्यू किया जाएगा बेटा? लोअर ऑफ कॉस्ट इन एनआरवी पे, नॉट एट द एनआरवी। तो पॉलिसी जो कंपनी की है वो हमेशा की तरह क्या है? गलत है। जो कंपनी ने किया वो गलत है। ठीक है ना, यहाँ पे वो आपके पास बन जाएगा, क्योंकि वो एग्रीकल्चर क्रॉस मिनरल ओड्स वगैरह जहाँ पे आपके पास में फर्म कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है, गवर्नमेंट ने गारंटी रखी, वहीं पे आप अपने पास एनआरवी पे दिखा सकते हैं। ये उसके अंदर में आता नहीं है, तो जिसकी वजह से आप ऐसा कर नहीं सकते। आप इसको किस पे दिखाएंगे? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे। तो क्योंकि ओनरशिप गई नहीं थी, वो इन्वेंट्री है आपका, तो इसे लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे करना पड़ेगा। तो उन्होंने जो किया वो गलत किया। अगला देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 4 AS4 को लेके है। यू आर द अकाउंटेंट ऑफ जेनिथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अ कंपनी विच इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अक्रॉस इंडिया। ठीक है, कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ पे बेटा? मुंबई में, और एक्सटेंसिव नेटवर्क आपके पास है ऑफ स्टॉकिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर। यू आर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से साल की? 31 मार्च 2025 की। आफ्टर द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, साल खत्म होने के बाद कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स और अकाउंटिंग कंसिडरेशंस केम टू लाइट। ठीक है जी, साल खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च 25 को, और उसके बाद कुछ चीजें हो रही है। तो ABC करके पॉइंट्स है, यही आपके पास 3 पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है ना, अब इसमें हमें चीज़ों का बताना है कि बेसिकली AS4 के हिसाब से एडजस्टिंग इवेंट है, नॉट एडजस्टिंग इवेंट है, फिर वो क्या होना है? नॉट एडजस्टिंग है तो डिस्क्लोजर की बात आती है। पहला वो कह रहा है फायर एक्सीडेंट हुआ। ठीक है जी, कब हुआ बेटा? कह रहे हैं 10 अप्रैल 25 को एक मेजर फायर ब्रोक आउट इन द कंपनी वेयर हाउस, रिजल्टिंग इन डिस्ट्रक्शन ऑफ द अनइंश्योर्ड स्टॉक वर्थ ₹10 लाख। आवर कंपनी मैनेज टू रिकवर द सेल्वेज वैल्यू एट ₹2 लाख। तो ये बेटा कब हो रहा है? इंस्टेंट, साल खत्म होने के बाद। क्या कोई कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट कर रही है? नहीं सर। तो ये क्या बन जाएगा? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। हाँ, मटेरियल है तो ऑब्वियसली इसका डिस्क्लोजर आप दे देंगे। ठीक है ना। हाँ, अब इसमें एक चीज आती है, अगर हम AS4 को पढ़ते हैं तो वहां पे एक एक्सेप्शन आती है किसकी? गोइंग कंसर्न की। मतलब अगर ये नुकसान इतना भारी भरकम हो रहा है कि जिससे बिजनेस ही बंद हो जाएगा, हमारी गोइंग कंसर्न की जो असम्पशन है वही वैलिड नहीं रहेगी, तो ये एडजस्टिंग बन जाता है। तो यहाँ तो ऐसी उसने कोई बात ही नहीं करी भाई, थोड़ा सा स्टॉक चला आपके पास में जो है, उससे तो ना बोलेंगे बिजनेस ही बंद हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो वो पॉइंट में लेके नहीं आएंगे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे नॉन एडजस्टिंग इवेंट, डिस्क्लोजर दे देंगे बस। ठीक है ना, तो यहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग में ये बताया हुआ है, इवेंट्स अकरिंग जो आफ्टर बैलेंस शीट डेट है उसमें मटेरियल चेंजेस या कमिटमेंट्स आते हैं, उन्हें डिस्क्लोज करना वगैरह होते हैं, जनरल बात लिखी है। अब यहाँ पहला पॉइंट आ गया, फायर एक्सीडेंट एंड लॉस ऑफ अनइंश्योर्ड स्टॉक। इसमें क्या है? इम्पैक्ट ऑफ द लॉस क्या मटेरियल है? तो फायर जो हुआ, इट डज नॉट रिलेट टू एनी कंडीशन एग्जिस्टिंग, तो ये क्या बन गया? नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। ठीक है ना, तो क्योंकि वो मटेरियल है तो उसकी वजह से आपके पास में उसका क्या देना पड़ेगा? डिस्क्लोजर देना पड़ेगा।
कि इवेंट का नेचर क्या है, एस्टिमेटेड फाइनेंशियल इफेक्ट क्या है, वो सारी बातें आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है ना। फिर अगला क्या पॉइंट आ रहा है बेटा, अगला पॉइंट आ गया आपके पास में लीगल क्लेम। तो एक अगला आ रहा है लीगल क्लेम है। 18 अप्रैल को अगेंस्ट साल खत्म होने के बाद एक पार्टी ने फाइल किया एक लॉ सूट अगेंस्ट द कंपनी एलिजिंग दैट उसकी एक एडवर्टीजमेंट मिसलीडिंग है, उससे लॉस हुआ कॉम्पिटिटर्स को, उसमें डैमेजेस है 20 लाख है। ये तो वही बात मेरा आगे 31 मार्च को कोई कंडीशन तो नहीं एग्जिस्ट कर रही है। इसमें कब बनता है एडजस्टिंग, 31 मार्च तक वो केस चल रहा है, बाद में जाके उसका डिसीजन आ गया तो आप एडजस्टिंग बोल देते हो, ठीक है ना। अभी तो केस ही फाइल कब किया गया, जो आपके सूट फाइल किया गया वो अगले साल किया गया, तो कंटीजेंसी यहाँ पे कोई कंडीशन तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये आपके पास बेटा लीगल सूट जो फाइल्ड अगेंस्ट दी कंपनी है, तो इस केस में आपके पास में शुरू ही कब हो रहा है, इनिशिएटेड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी एडिशनल एविडेंस ऑफ द कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन 31 मार्च। तो क्या हो गया, नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो जाता है। कौन सा इवेंट हो जाता है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो वो आपके पास पॉइंट आ जाता है। फिर अगला क्या है यहाँ पे, अगला पॉइंट आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, चेक इन हैंड एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन का। तो चेक इन हैंड का एक पॉइंट आ रहा है, ऐसा हमें क्वेश्चन करते भी है, उसी को लेके पॉइंट आ रहे हैं। कह रहे जेनिथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं टू स्टॉकिस्ट ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है जी। एज पार्ट ऑफ द ईयर एंड अकाउंटिंग 31 मार्च को कंपनी प्रपोज टू रिकॉग्नाइज ऑल द चेक्स बियरिंग जिस पे डेट 31 मार्च और अर्लियर है रिसीव फ्रॉम स्टॉकिस्ट एज चेक इन हैंड बाय रिड्यूसिंग द ट्रेड रिसेबल। दीज चेक्स आर प्रपोज टू बी शोन अंडर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बैलेंस शीट। तो वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, एक पॉलिसी अपना रखी है कि जो भी हमें चेक्स है जिन जिन पे डेट 31 मार्च उससे पहले की डली है, तो हम क्या करते हैं, चेक देखो आपको मिला, डिपॉजिट कराया और फिर आपके पास बैंक में क्रेडिट होता है, ये सिस्टम होता है। वो कहता है हमारे पास जिस चेक में डेट डली हुई 31 मार्च से पहले की, हम उसकी एंट्री डाल देते हैं चेक इन हैंड टू ट्रेड रिसीवर। ना इससे होता क्या है, इससे बेटा एक चीज क्या होती है, आपने सेल करी हुई थी किसी को तो आपके डेटर बढ़े हुए ट्रेड रिसीवर, जब चेक पे डेट डली हुई है तो आपने जब एंट्री डाल दी तो उससे आपका क्या हुआ, डेटर कम हो गए। और चेक इन हैंड कहाँ दिखता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, ये कहाँ दिखता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो इससे क्या होता है, जो आपकी रेशियोज वगैरह होती है ना वो बेटर दिख जाती है, आप समझो। तो यहाँ पे डेटर कम दिख रहे हैं और वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दिख रहा है। नाउ द क्वेश्चन विच कम्स इज, क्या मुझे चेक की डेट अगर 31 मार्च से पहले डली है उसके बेस पे ही एंट्री डाल लेनी चाहिए, या फिर चेक मुझे कब मिला, तो इंपॉर्टेंट है चेक कब मिल रहा है। भाई चेक अगर 31 मार्च से पहले मिलेगा, 31 मार्च से पहले, तो मैं एंट्री डालता ठीक लगता हूँ। पर अगर चेक मिली अगले साल रहा है तो फिर तो एंट्री अगले साल ही डालोगे, पहले कैसे डाल लोगे एंट्री। तो एंट्री जो डलेगी अकाउंटिंग जो होगी वो इस बेस पे होगी ना, आपको चेक मिल कब रहा है, ठीक है ना। तो दो कैटेगरीज के आपको चेक यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। कह रहे चेक कलेक्ट करे मार्केटिंग वालों ने फ्रॉम स्टॉकिस्ट ऑन और बिफोर 31 मार्च विच वर फिजिकली इन द कंपनी पोजेशन ऑन दैट डेट। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मार्केटिंग वाले कंपनी के एम्प्लॉइज है, दे आर रिप्रेजेंटिंग द कंपनी। ऐसा नहीं ना कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को मिलना चाहिए, मिलने की बात है किसको, कंपनी को। कंपनी का मतलब क्या है, जो उसको रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, विच इंक्लूड्स द मार्केटिंग पर्सनल। तो अगर चेक मिल गया 31 मार्च उससे पहले तो ऑब्वियसली एंट्री डाल दो, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। उसने लिखा भी है सारे चेक डिपॉजिट कब हो रहे हैं बैंक में, अगले महीने ही हो रहे हैं, जाके डिपॉजिट होके वो अगले महीने क्रेडिट हो रहे हैं, ठीक है ना। बट बात इतनी है कि एंट्री कब डलेगी, एंट्री तब डलेगी जब चेक मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं चेक इन हैंड का पॉइंट आ गया, चेक कलेक्टेड बाय द मार्केटिंग पर्सनल दे वर फिजिकली कलेक्टेड बाय द कंपनी एम्प्लॉइज बिफोर 31 मार्च सिंस दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे आपके पास जो है लाइबिलिटी जो स्टॉकिस्ट के वो डिस्चार्ज हो जाती है जैसे उन्होंने चेक दिया। तो ये आपके पास एक प्रकार से एडजस्टिंग हो गया, क्योंकि इसके एंट्री हम डाल देंगे, ठीक है ना। तो जो है इसको एडजस्ट किया जाएगा बुक्स में बाय रिड्यूसिंग द रिसीवेबल एंड रिकॉग्नाइजिंग देम एज चेक इन हैंड अंडर द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो आपने एंट्री डाल के दिखानी, एंट्री डाल के दिखा दो जैसे मैंने डाली थी। और प्रॉपर डिस्क्लोजर हम नोट्स में भी दे देंगे कि हमने ये हमारा तरीका है पॉलिसी फॉलो करने का, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर कह रहे हैं चेक सेंट बाय द स्टॉकिस्ट थ्रू कोरियर ऑन और बिफोर 31 मार्च बट रिसीव कब हुए, अप्रैल में आफ्टर द बैलेंस डेट। भेजे पहले मिले बाद में, तो एंट्री तो अगले साल ही डालोगे ना। तो एंट्री नहीं डलेगी मेरे प्यारे बच्चे, एंट्री नहीं डलेगी। तो जो भेजे आपके पास में इट डज नॉट रिप्रेजेंट एनी कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन 31 मार्च, तो नॉन एडजस्टिंग है, दे शुड बी अकाउंटेड इन द पीरियड इन विच दे आर एक्चुअली रिसीव दैट इज इन अप्रैल, ठीक है ना। उस पर डेट क्या डाली हुई है उससे मतलब ने मिल कब रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा। और ऑब्वियसली हम यही बोल रहे हैं कि वो मटेरियली कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है कंपनी की पोजीशन को, तो उसकी डिस्क्लोजर की भी जरूरत नहीं है। ये तो हम यही बोलते हैं ना कि आपके पास में अगर वो मटेरियल है नॉन एडजस्टिंग में तो उसका डिस्क्लोजर भी दे दीजिए। यहाँ पे ऐसा है भी नहीं, ठीक है ना। तो इस वजह से हमने ये बोल दिया। अगले पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों AS5 का। ऐसा सेम क्वेश्चन हमारे पास किया जाता है इन द लेक्चर, हाउएवर यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने कुछ जगह में आंसर में गलती कर रखी है, तो मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है ना। AS5 का है अकाउंटेंट ऑफ बेरिल लिमिटेड हैज आस्क्ड यू टू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइटम्स एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम और प्रायर पीरियड आइटम और ऑर्डिनरी एक्टिविटी, ठीक है जी।
नॉन प्रोविजन फॉर सैलरी ऑलरेडी ड्यू इन द ईयर, तो पिछले साल की बेसिकली कोई आपके पास में हमने प्रोविजन ही नहीं बनाई, जो ड्यू हो गई थी पिछले साल प्रोविजन ही नहीं बनाई, तो आपके प्रायर पीरियड आइटम होगी बेटा, गलती करिए। एंट्री ना डालना है ऐसा गलती, पिछले सालों में एंट्री नहीं डाली, पिछले साल की सैलरी की एंट्री थी डाली नहीं, पिछले साल प्रोविजन नहीं, तो प्रायर पीरियड हो गया। अगला अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द एंटरप्राइज, तो प्रॉपर्टी अटैच करी सर, कौन सी आइटम है सर, एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम है, बिल्कुल सही बात है, प्रॉपर्टी अटैच करना, ठीक है ना। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पेंशन स्कीम फॉर एम्प्लॉइज, तो हमें पॉइंट पढ़ते हैं ना, एक होता है चेंज इन पॉलिसी, एक होता है नॉट अ चेंज इन पॉलिसी, नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, कि कोई चीज न्यू पहली बार जीवन में शुरू करी जाती है, इट इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, इट इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है जी, यस सर। फिर चेंज इन रिजर्व फॉर ऑब्सोल्यूट, रिजर्व मतलब प्रोविजन, हमने प्रोविजन चेंज करी ऑब्सोल्यूट इन्वेंटरी की, तो एस्टिमेट में चेंज हो गया, तो चेंज इन एस्टिमेट, क्योंकि प्रोविजन बनाना एक एस्टिमेट है, तो उसमें चेंज आना है, चेंज इन एस्टिमेट, ठीक है ना। फिर सेटलमेंट ऑफ लिटिगेशन केस, तो लिटिगेशन केस की सेटलमेंट हो रही है, तो ये क्या बेटा, ऑर्डिनरी एक्टिविटी रिक्वायरिंग सेपरेट डिस्क्लोजर, क्योंकि ये उस साइज नेचर का है जिसे हम एक्सेप्शनल आइटम भी बोलते थे, ठीक है ना, तो ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी रिक्वायरिंग सेपरेट डिस्क्लोजर। फिर अगला लेजिस्लेटिव चेंजेस जिनका लॉन्ग टर्म रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है, तो बेटा इसका भी आंसर आपके पास यही बनता है, यहाँ पे इन्होंने वो एक्स्ट्रा वर्ड गलत लिखा हुआ है, तो ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी रिक्वायरिंग सेपरेट डिस्क्लोजर, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है, ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी रिक्वायरिंग सेपरेट डिस्क्लोजर में ही आता है, एक्सेप्शनल आइटम में ही आता है, यहाँ ये वर्ड एक्स्ट्रा गलत लिखा हुआ था, ठीक है ना। चेंज फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर मेजरमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ पीबी, तो दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है ना, चेंज इन पॉलिसी है आपके पास में, बिल्कुल जी। और फिर आता है गवर्नमेंट ने सैंक्शन करी ग्रांट इन द करंट ईयर फॉर एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड इन द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर, तो बेटा जब हम AS 12 पढ़ते हैं ना, तो ये बोला जाता है ऐसी कोई ग्रांट, देखो नॉर्मली ग्रांट मिलना रूटीन की बात है, ग्रांट का रिफंड होना एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है, पर ये एक ऐसी ग्रांट होती थी जो हम पढ़ते थे कि जो फॉर कंपनसेशन फॉर एक्सपेंसेस लॉसेज जो आपने पिछले साल में, तो उसके लिए इमीडिएट फाइनेंशियल, तो ये मिलना ही बहुत रेयर केस है, तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो जाती है, या ऑर्डिनरी रिक्वायरिंग सेपरेट डिस्क्लोजर, पर यहाँ पे इन्होंने आंसर में क्या कर दिया, प्रायर पीरियड कर दिया, तो ये गलत है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, आप देखेंगे तो जो हम बुक में पढ़ते हैं, मतलब अपने पास में ऑलरेडी ये इंस्टीट्यूट का एक पुराना क्वेश्चन है, तो वहाँ पे उन्होंने सही आंसर किया, भाई यहाँ पे उन्होंने गलत कर दिया, ये तो आपके सेंक्शन ही आपके पास हो रही है, सेंक्शन हो रही है इस साल में, जो आपके एक्सपेंसेस वगैरह इंकर्ड प्रीवियस ईयर में, तो कोई प्रायर पीरियड थोड़ा है, तो दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम और यू कैन से ऑर्डिनरी रिक्वायरिंग सेपरेट डिस्क्लोजर, अगर आपने एक ही लिखना है तो आई विल रिकमेंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिख दीजिए, क्योंकि AS 12 इस पे स्पेशली बोलता है, ठीक है ना, बट दिस इज नॉट प्रायर पीरियड, इसमें कोई गलती थोड़ा ना करी है, तो ये छोटी सी गलतियां थी जो मुझे आपको बतानी जरूरी थी मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना, यस सर। फिर अगले पे चले, हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बेटा, कहते हैं बेस्ट लिमिटेड इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज का काम है, फ्यू डेज बैक, कुछ दिन पहले उनको एक नोटिस मिला GST डिपार्टमेंट से, रेजिंग अ डिमांड ऑफ GST ऑन द कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट फॉर 250, तो हमारा तो काम ही कंसल्टेंसी देने का है, उसी में हम कुछ दिन पहले डिपार्टमेंट से नोटिस आया कि आपने GST वगैरह अपने पास में दिया नहीं है, तो उसकी डिमांड हमें मिली है कि हमें 2,50,000 का अपने पास में देना है। रिसेंटली बेस्ट लिमिटेड ने डिमांड पे भी कर दी, इन द बुक्स द पेमेंट को इन्होंने एक्स्ट्रॉर्डिनरी दिखाया, तो जो उन्होंने ये पेमेंट करी है डिमांड की, वो पेमेंट कर दी उन्होंने, जो उनको नोटिस आया उसके, तो उसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम दिखाया। क्या टैक्स देना डिमांड रेज बाय द टैक्सेशन अथॉरिटी कैन बी रिकॉग्नाइज एज एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम, द आंसर इज नो, बिकॉज किस चीज़ का दे रहे हो, GST का दे रहे हो, कंसल्टेशन वो काम ऑर्डिनरी है, तो ये आपके पास ऑर्डिनरी में आएगा ना, मतलब आप इसे ये नहीं बोल सकते कि आपके पास में कोई आपने एक्स्ट्रॉर्डिनरी वाली चीज़ आ रही है, ठीक है ना, तो नो पेमेंट ऑफ टैक्स कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज एज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम, और यहाँ पे उन्होंने फिर बेटा किसको समझाया, एक्स्ट्रॉर्डिनरी को आप देखेंगे, एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम कौन सी होती है, जो इवेंट ट्रांजेक्शन क्लियरली डिस्टिंग फ्रॉम दी ऑर्डिनरी, जो ऑर्डिनरी से बिल्कुल आपके पास में अलग है, देयरफॉर दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रेकर फ्रीक्वेंटली और रेगुलरली, कंसल्टेंसी सर्विसेज देना हमारा ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी है, तो GST लाइबिलिटी जो आ रही है वो ऑर्डिनरी से ही है, ट्रांजेक्शन से आ रही है, ठीक है ना, तो रिकॉर्डिंग द पेमेंट एज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी इज नॉट करेक्ट, वो प्रॉफिट लॉस किसका है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ही है, तो उसे ये दिखाना इज कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का मतलब गलत है, मतलब AS 5 को आपने बेसिकली कंप्लाई नहीं किया, तो गलत किया आपने, क्या किया, गलत किया, ठीक है ना, यस सर। फिर अगला AS 7 का क्वेश्चन बेटा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का, ये हम अपने पास करते भी है, जो वैल्यूज वगैरह आई थिंक इसमें पास डबल वैल्यूज का रखे अपने पास में, पर अगर हम क्वेश्चन को पूरा समझते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर हैज एंटर्ड इनटू अ फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट of rupees 18,000 lakhs to construct a bridge within a 3-year time frame.
तो एक फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली है कितने का, 18,000 लाख का, ब्रिज को बनाने का 3 साल में। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड इंक्लूड प्रोविजंस फॉर वेरिएशन इन वर्क विच मे अफेक्ट रेवेन्यू एंड कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड। डिटेल रिकॉर्ड्स वगैरह आपके पास बना रखे हैं। समरी ऑफ द फाइनेंशियल डाटा आपको दे रहा है बेटा, अमाउंट किसमें इन लैक्स है आपको दिए हुए। आपका इनिशियल अमाउंट रेवेन्यू कितना बेटा, 18,000 जैसे उसने ऊपर बोला था। कुछ वेरिएशन भी आई और प्लस है तो 400 की है ईयर 2 एंड 3 में। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी कितनी लग चुकी है अप टू द रिपोर्टिंग डेट वो बता दिया, कुछ 4 भी मार्क कर रखे और एस्टिमेटेड प्रॉफिट दे दिया होल कॉन्ट्रैक्ट का। जल्दी आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट देते आगे की, यहाँ एस्टिमेटेड प्रॉफिट दे दिया तो मुझसे कॉस्ट निकाल लेंगे, ठीक है ना। कहते हैं ये जो पहले वाला है ना, ये वाला है, इसके बारे में बोला इसमें इंक्लूड है 200 लाख का मटेरियल जो साइड पे पड़ा है टू बी यूज इन ईयर 3। तो क्या करेंगे, इसमें से 200 माइनस कर देंगे भाई। क्यों करेंगे, क्योंकि इसके अंदर में कॉस्ट इनकम में जो मटेरियल बच गया है वो जुड़ा हुआ है जिसका इस्तेमाल अगले साल होना। तो ये तो कॉस्ट का पार्ट ही नहीं ना इस साल का, बचा वाला मटेरियल रहेगा, ठीक है ना, कंज्यूम नहीं हो। और अगले वाला जो है उसमें एक्सक्लूड है 200 लाख जो पिछले साल से उठ के आ रहे हैं, तो वो अगले साल में ऐड होना है क्योंकि वो तो अगले साल कंज्यूम हो गया, तो अगले में जुड़ा हुआ नहीं है उसने, साफ बात बोली, तो अगले में जोड़ दो, बस ये काम करना है कॉस्टिंग करनी। वेरिएशन वगैरह प्रूव कर दी गई है कस्टमर के द्वारा। AS7 के हिसाब से बेटा आपको बोल रहा है कंप्यूट करो ईयर वाइज बताना है क्या क्या, रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड होगा, एक्सपेंसेस कितना होगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो कंप्लीट है, प्रॉफिट लॉस है, तो पूरा बताना है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले बेटा आता है डिग्री ऑफ कंप्लीशन, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। वो कैसे निकलते हैं, कॉस्ट टिल डेट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेट कॉस्ट। नाउ द प्रॉब्लम इज यहाँ ना फर्दर कॉस्ट नहीं दे रखी कि जिससे आप टोटल कॉस्ट निकालो, पर एक तरीका है। रेवेन्यू जो है आपका, रेवेन्यू ये है टोटल, इसमें से आप टोटल प्रॉफिट माइनस करेंगे ना भाई, टोटल रेवेन्यू में से टोटल प्रॉफिट माइनस करूंगा, एस्टिमेट प्रॉफिट दे दिया ना, तो टोटल कॉस्ट आ गई। तो बस वही करने का है। तो हमारा रेवेन्यू कितना कितना है सर, रेवेन्यू हमारा है पहले साल के लिए 18,000, मतलब पहले साल नहीं बोलूंगा, ईयर 1 तक टोटलिटी में, ईयर 2 के एंड तक टोटलिटी में इतना है, ये भी इतना है। यहाँ पर मैं ये हमारा रेवेन्यू बन जाता है 18,000, 18,400, 18,400, ठीक है जी। फिर हमारे पास ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट दे रखा है 1,900, 2,000, 2,000। इसमें से माइनस करोगे, अगर ये ए है ये बी है, तो ये आपके पास ए माइनस बी आ जाएगा, जो ए लिख दिया, चलो ये माइनस करके आ गया, ये क्या आ गया एस्टिमेट प्रॉफिट। कॉस्ट हमें दे रखी है 4186, ये माइनस करके ले लो, ये प्लस कर लो, तो ये 4186 है, ये माइनस करके आ गई और ये प्लस करके आ गई, ठीक है ना। अब आपके पास में ये मैं अपने पास में इक्वल टू सी बोल देता हूँ, ये डी बोल देता हूँ, ठीक है ना। तो हमारी डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे आ जाएगी सर, डी डिवाइडेड बाय सी इंटू 100। उन्होंने बी और ए करके लिखा, बात वही है। तो कॉस्ट टिल डेट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेट कॉस्ट इंटू 100 करके ये आपकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन आ गया। कितना कितना परसेंट काम हुआ है टिल डेट, 26% पहले साल के अंदर, 74% टिल ईयर एंड 2 हुआ है, और तीसरे साल के अंदर 100% हुआ है। ये निकालना है सबसे पहले। अब चलना अपने पास में यहाँ पे क्या करते हैं, अप टू रिपोर्टिंग डेट 3 कॉलम बनाते हैं। रिकॉग्नाइज इन प्रीवियस ईयर, पिछले साल के एंड तक कितना हुआ और इस साल कितना होगा। तो पहले साल में तो सेम होनी है बात क्योंकि फर्स्ट ईयर है, तो टोटल 26% हमारा काम हुआ। तो टोटल रेवेन्यू का 26% करना है। टोटल रेवेन्यू हमारा 18,000 है पहले साल के एंड में, उसका 26% इतना रेवेन्यू, और खर्चा कितना है 4186 का जो दिया हुआ था। क्या वो टोटल कॉस्ट का परसेंटेज लगा लो, बात तो वही है, उसी से निकली है, उसी से निकला आपके पास में जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन है। तो आप सीधा ही 4186 तो गिवन है, ये भाई ये तो गिवन है, डिफरेंस लोगे माइनस कर दीजिए तो प्रॉफिट आ जाएगा, और यही आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। यस सर। फिर यार 2 में जाओगे, 74% काम हुआ टोटल रेवेन्यू का, 18,400 का 74%। कॉस्ट कितनी इंकर लगी है 12,336 में से 200 माइनस करके, तो 12,136 गिवन है। आपने परसेंटेज से करना कर लो, माइनस करके आ गया। अब ये टोटल है टिल डेट कि टिल ईयर 2 तक 74% काम हो गया। अब जितना पिछले साल तक हो चुका है, रिकॉर्ड कर चुके हो, उतना यहाँ पे डल जाएगा, माइनस होगा, तो माइनस कर करके वैल्यूज आ जाएगी। तो अगर ये एक्स है ये वाई है, तो ये आपका बेटा जेड जो वैल्यू आ रही है दिस इज एक्स माइनस वाई, प्लीज समझो। तो ये माइनस कर करके वैल्यूज आ रही है प्लीज। और ऐसे थर्ड ईयर के एंड तक तो सारा ही हो गया 100%। तो 18,400 का 100%, ये गिवन है टोटल खर्चा, माइनस किया टोटल आ गया, और ये पिछले साल के एंड तक था। तो ये आप अपने पास में डालेंगे बेटा, तो ये माइनस करके दिखा देता हूँ ना मैं कॉस्ट वाले को, जो खर्चा लगा। तो आप जब इसे डालेंगे तो करंट ईयर का आ जाएगा, ठीक है जी। सो ये हमारा टेबलर फॉर्म में बन जाता है। ऐसे हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करते हैं लेक्चर में, ठीक है ना। यस सर। तो ये 7 का ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते बेटा, AS9 का है।
एएस नंबर 9 का क्वेश्चन क्या एक बार पढ़े? यस सर। क्लास लिमिटेड इज अ वेल एस्टेब्लिश रियल एस्टेट डेवलपर एंड बिल्डर इंगेज इन द रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट। तो इनका काम क्या है? रियल एस्टेट का है, ठीक है ना। तो बिल्डिंग वगैरह रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट बना के बेचते हैं। इन द फाइनेंशियल ईयर 25 कंपनी ने एक यूनिट ऑफ लैंड खरीदा सिचुएटेड इन अ प्राइम लोकेशन 225 करोड़ का, इंटेंडेड टू डेवलप अ हाई एंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उस जमीन पे। कुछ महीने के अंदर ही एक्विजिशन के ड्यू टू अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन टू रीलोकेट रिसोर्सेज टू अनदर प्रोजेक्ट एंड टेक एडवांटेज ऑफ द फेवरेबल मार्केट कंडीशन, इन्होंने लैंड को बेच दिया 360 करोड़ में। तो लैंड खरीदी, सोचा था इस पे बनाएंगे अपने पास में रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स वगैरह कमर्शियल। बाद में जाके हमें लगा नहीं नहीं यार, हमें इससे बेटर कुछ हो रहा है कि जहाँ हम पैसा लगा सकते हैं, तो हमने सोचा इस लैंड को बेच देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अपने पास में। तो 225 की खरीदी, 360 की बेच दी। कंपनी प्रॉपर बुक्स बनाता है एंड सारी लीगल फॉर्मेलिटीज जो है ट्रांसफर की ड्यूली कंप्लीट भी होगी। कहता है एडवाइस द क्लास लिमिटेड जो कंपनी ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन इन फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ कंपनी, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। तो ऑब्वियसली अगर आपने अपने पास में भेज दिया है, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, तो अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। 225 की आपने खरीदी थी, 360 का आपके पास रेवेन्यू आ जाएगा इन द ऑर्डिनरी कोर्स। हमारा तो काम ही यही है ना। यस सर। तो यहाँ जनरल क्वेश्चन बेटा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन बोलते हैं कि रेवेन्यू कब रिकॉर्ड किया जाता है? व्हेन इट इज अर्न एंड रीजनेबल सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन है राइजिंग फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। तो हमारा काम ही किस चीज़ का बेटा? बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग द प्रॉपर्टीज। लैंड जो खरीदी थी वो इन्वेंट्री का पार्ट है, बेचना आपके पास ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज व्हेन द सेल इज कंप्लीटेड एंड कलेक्शन इज रीजनेबली सर्टेन, ठीक है ना। और ये आपके पास में कोई भी एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम नहीं है, क्योंकि हटके नहीं है, ये रूटीन में ऑर्डिनरी में है। वो AS5 का रिलीवेंस दिया हुआ 360 करोड़ जो है बेच के जो है वो रेवेन्यू होगा इस साल का, जिस साल सेल कंप्लीट हुई है। सिंपल क्वेश्चन था, जनरल क्वेश्चन, आई विल नॉट से कोई टिपिकल किसी पॉइंट पे था, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। वो आपके पास में रेवेन्यू करके आना है, रिकॉर्ड होना। अगला देखते हैं बेटा, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन आ रहा है दैट इज AS नंबर 10 को लेके है। ये भी क्वेश्चन हमारा किया होता है लेक्चर में। जेनिथ लिमिटेड एक मीडियम साइज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका काम है प्रोडक्शन ऑफ अ प्रिसीजन इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स, हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कैलकुलेट करना है डेप्रीसिएशन फॉर ईच एसेट ईयर एंडेड 31 मार्च 25 का AS 10 के द्वारा। तो हमें डेप्शन बतानी है इस साल की। मशीनरी खरीदी थी 1 अप्रैल 20 को 10 लाख की। मैनेजमेंट ने एस्टिमेट किया कि लाइफ 10 साल है और रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ भी 10 लाख रुपए है। अच्छा जी, खरीदा 10 लाख में, लाइफ 5 साल है। हमें लग रहा है कि उसकी जब लाइफ खत्म होगी ना 5 साल बाद, तो भी वो 10 लाख का बिकेगा। तो ये डेप्रीशिएबल अमाउंट ही जीरो होगा। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू तो करते हो ना, 10 लाख माइनस 10 लाख जीरो हो गया, तो डेप्शन जीरो होगी, डेप्शन जीरो होगी, वही आ रहा है। तो जो आपके पास है इस केस में जीरो है। कंपनी कंसीडर करता है कि रेजिडुअल वैल्यू बेटा क्या है? इक्वल टू द कॉस्ट है, तो डेप्रीशिएबल अमाउंट ही नहीं है, तो डेप्शन जीरो हो गई, सिंपल सी बात है। यस सर। फिर अगला, कंपनी के पास एक पीस ऑफ लैंड है जो उन्होंने खरीदा था 50 लाख का, विच इज हेल्ड फॉर यूज इन फैक्ट्री ऑपरेशन। तो लैंड है, लैंड पे तो डेप्शन की बात नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास लाइफ क्या अनलिमिटेड है बेटा, लाइफ क्या अनलिमिटेड है। तो लैंड आपके पास, हम यही मान रहे हैं ऑब्वियसली आपके पास में फ्री होल्ड, ठीक है ना। लैंड की अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ है, तो उस पर डेप्शन ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगला, कंस्ट्रक्ट करी थी मशीन अपने यूज के लिए एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ बेटा 5 लाख। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई 1 अप्रैल 24 को, मतलब इस साल के पहले दिन। लाइफ है 10 साल। अवर कंपनी डिड नॉट कमेंस यूजिंग द मशीन अंटिल 31 मार्च 25। कंप्लीट हो चुकी है कंस्ट्रक्शन, पर हमने इस्तेमाल नहीं करी। सर हम देखते हैं रेडी फॉर यूज, क्या रेडी फॉर यूज होगी? यस। तो हमारी यहाँ डेप्शन लगेगी, यस। तो हमारे पास 5 लाख की है और लाइफ कितने? 10 साल, तो 50,000 की डेप्शन आ जाएगी, रेजुअल वैल्यू तो है नहीं, 50,000 आ गई ना डेप्शन। बिगेन चार्जिंग द डेप्रिसिएशन कब से बेटा? डेट मशीन इज रेडी फॉर यूज, दैट इज 1 अप्रैल, ठीक है ना। तो हमें क्या देखना होता है? जिस दिन रेडी टू यूज है, ना कि एक्चुअल पुट टू यूज। तो यहाँ पे 50,000 की आपकी डेप्शन इस साल की बन जाएगी 5 लाख डिवाइड बाई 10 करके। अगला क्या आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे? अनदर मशीन भी खरीदी 1 अप्रैल 22 को खरीदी थी, ये तो पहले 50,000 की। लाइफ थी 5 साल और नील रेजुअल वैल्यू। सब्सिक्वेंटली बाद में जाके 1 अप्रैल को, इस साल के बिगनिंग में, डिसाइड किया कि मशीन जो होगी अब वो सिर्फ 2 साल के लिए यूज होगी। फिर ये क्या हो गया? ये चेंज इन एस्टिमेट हो गया बेटा। पहले तो ज्यादा 5 साल चलेगी, 2022 से लेके आपके पास 27 तक, 2 साल बाद जाके चेंज हो गया। तो देखो पहले एडेप्शन क्या रही होगी? 22-23 एंड 23-24 में क्या एडेप्शन चली होगी सर? 50,000 डिवाइड बाई 5, 10,000 पर एनम। तो हमारी वो एसेट की वैल्यू 1 अप्रैल 24 को कितनी होगी? 50 माइनस 10,000 बेटा 2 बार, क्योंकि 2 सालों की रहेगी ना, 22-23-24, तो 30 रह गया हमारे एसेट की वैल्यू 2 बार। अब हम लाइफ 3 साल बची है वैसे तो, पर हमने क्या अनुमान लगाया कि 2 ही साल चलेगा।
तो अब इसको 2 साल में बांट देंगे, रेजुअल वैल्यू तो है नहीं, तो अब से डेप्शन कितनी हो जाएगी, अब से हो जाएगी डेप्शन 30 डिवाइडेड बाई 2, 15,000। तो इस साल की 15 आएगी, अगले की 15 आएगी, एसेट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चेंज इन एस्टिमेट वाला है, 15,000 डेप्शन आ गई, वही सारी वर्किंग दे रखी है बेटा कि पहले आपकी 10,000 पर एनम थी, बुक वैल्यू आपकी 2 सालों बाद 30 है, रिवाइज हुआ एस्टिमेट में, अब 2 सालों में करना है तो 15,000 पर एनम हो जाएगी, वही कंप्यूटेशन करके दिखाई भी है। यस सर, आसान सा क्वेश्चन था, हाँ जी। चलो जी अगले पे चले, हाँ जी सर अगले पे आते हैं। कहते जी AS12 का आ रहा है बेटा, गवर्नमेंट ग्रांट का। मेडिवेल हॉस्पिटल्स लिमिटेड एक रिप्यूटेड हेल्थ केयर कंपनी है, ऑपरेटिंग अ चेन ऑफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स अक्रॉस इंडिया। इन्होंने एक्वायर के 40 यूनिट्स ऑफ डॉपलर स्कैन मशीन्स खरीदी इन्होंने हॉलिवर इनकॉर्पोरेशन USA से एट अ कॉस्ट ऑफ $165,100 पर यूनिट एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 22-23। प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट कितना था, 50 पर डॉलर था। रीजन बिंग बिकॉज ऑफ फॉरेन करेंसी में आपके पास है ना, तो इस वजह से। एक्विजिशन वॉज पार्टली फाइनेंस थ्रू अ गवर्नमेंट ग्रांट भी ली थी इसके लिए, कितने की, 5 करोड़ की, तो उससे कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है ना। जो सैंक्शन हुआ था स्पेसिफिकली इन मशीन्स के लिए, तो ये मशीन के लिए था, तो कॉस्ट से आपका कम कर देते हैं, डेफर्ड ग्रांट दिखाते, ठीक है ना। ग्रांट वाज सेक्शन विद द कंडीशन दैट इन द इवेंट ऑफ अ चेंज इन मैनेजमेंट और ओनरशिप कंट्रोल ऑफ द कंपनी द ग्रांट मस्ट बी रिफंडेड टू द गवर्नमेंट। भाई अगर तुम्हारा मैनेजमेंट में चेंज हो रहा है, ओनरशिप में चेंज हो रहा है, तो फिर रिफंड करनी पड़ेगी। कहते हैं अप्रैल 25 में जाके, हमने 22-23 में लिया था बिगिनिंग में, अप्रैल 25 मतलब 3 साल बाद जाके 51% कंपनी की शेयर होल्डिंग एक्वायर कर ली किसने बेटा, ओवरसीज इन्वेस्टर ने, जिससे चेंज इन मैनेजमेंट हो गया। तो कहता है कॉन्सिक्वेंटली कंपनी को अब रिफंड करना पड़ेगा सारे पैसे को, ठीक है जी, क्योंकि ऑब्वियसली वायलेशन कर दी आपने, नहीं करना था चेंज, जब आपका चेंज आ गया तो वायलेशन होगी, तो आपको ग्रांट रिफंड करनी पड़ेगी जो 5 करोड़ की थी। यूजफुल लाइफ जो है हर मशीन की कितनी है बेटा, 5 साल है। स्ट्रेट लाइन मेथड आपका लगता है डेप्शन का 20% के हिसाब से, ऑब्वियसली 5 साल है तो 20-20% करके हो जाएगा ना, वो से एक ही चीज़ लिखने की लोड थी। एडिशनली कुछ हमारे डायरेक्टली अटेम्बल खर्चे भी किए थे, मतलब जब मशीन खरीदी ये भी कुछ खर्चे थे। बैंक चार्जेस $4,000 के जो इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन के लिए थे, और सी का फ्रेट, तो ये भी आपकी कॉस्ट का पार्ट बच जाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड है। फर्दर इन्फॉर्म करता है कंपनी ने कोई भी मेंटेन नहीं किया हुआ कैपिटल रिजर्व या डेफर्ड इनकम अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें कॉस्ट को ही कम करना है, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ मशीन प्लांट मशीनरी। हमें ऐसा नहीं है कि डेफर्ड इनकम वाली नहीं वो फॉलो कर रहे, कैपिटल रिजर्व तो आएगा भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह थोड़ा है। एडवाइस करो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी इन द बुक्स ऑफ मेडिवेल हॉस्पिटल एज अ रिजल्ट ऑफ द रिफंड ऑफ द जो गवर्नमेंट ग्रांट आपने वापस करी है एज पर AS12। तो रिफंड अगर जब आपने करी है गवर्नमेंट ग्रांट तो क्या ट्रीटमेंट होगी, तो उसके बाद से डेप्शन वगैरह कैसे होगी, क्या किया जाएगा, मतलब वो चीज़ आ रही है। अब बेटा यहाँ पर मैं बात सुनना मेरी, हमें सबसे पहले कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट के लिए क्या देखना है प्लीज़ समझो, इतने डॉलर की है 1 यूनिट है, उस दिन एक्सचेंज रेट ये था और खरीदे 40 यूनिट है, मतलब ये भी समझना वो पर यूनिट है, तो 165 है इंटू 40 यूनिट्स है और हर का 50 है, ये वैल्यू बनेगी 330250 है। तो सबसे पहले तो ये मेरी बेसिक कॉस्ट है, उसमें डायरेक्ट खर्चे भी आएंगे, तो कॉस्ट ऑफ एसेट आ गई दिस इंटू दिस 3302 लैक्स, वैल्यूज इन लैक्स आ गई, ठीक है ना। फिर आपके कुछ और भी खर्चे थे जो यहाँ पे बोले गए थे, बैंक चार्जेस वाले बोले, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे हैं, तो ये भी आ जाएंगे। अब $4,000 है, अब ये पूरी ट्रांजेक्शन का है, ये पर यूनिट नहीं है, तो 4,000 तो सिर्फ एक्सचेंज रेट लगेगा 50, ठीक है। और ये 75 पर यूनिट है, तो ये कितने यूनिट से सर, 40 यूनिट से, तो 7500 इंटू 40 हो गया, तो ये दोनों का ऐड करेंगे तो 5 लाख आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब इसमें से हमें ग्रांट कितने की मिली सर, 5 करोड़ की मिली, 5 करोड़ मतलब इन लैक्स के हिसाब से 500, ठीक है। तो ये मेरी फाइनल कॉस्ट आ जाती है, ये मेरी फाइनल कॉस्ट आती है एज पर AS10, यहाँ तक तो AS10 नहीं लग रहा है ना, AS12 AS10 अब जैसे मर्जी बोल दो, तो ये हमारे पास फाइनल कॉस्ट आ गई, ठीक है ना, आफ्टर ग्रांट को माइनस करने के बाद। अब 3 साल तक तो चला ना, 20% है डेप्शन का रेट, तो 2807 इंटू 20%, 3 ईयर्स की डेप्शन आ गई 3 सालों की, ये वैल्यू बन जाएगी, और ये माइनस करके आ गई। अभी माइनस करके जो वैल्यू बनती है, अगर आप डेसिमल में जाएंगे 7 इंटू ये ठीक है 1684.2 माइनस 2807, ये बनता है बेटा एग्जैक्ट बनता है 1122.8, इन्होंने राउंड ऑफ करा हुआ है। और फिर आप रिफंड कर रहे हो क्योंकि आपने वायलेशन करी, पूरा ही रिफंड होगा 500, तो आपकी ये रिवाइज वैल्यू आ जाएगी, तो कितना बनेगा 1622.8, और इसे बचे हुए 2 सालों में आप डेप्शन करेंगे, ऑब्वियसली बात है ना, क्योंकि 5 साल में से 3 बीत गए तो 2 बचे, तो अगर आपसे डेप्शन भी बोलेगा तो ऑब्वियसली डिवाइड बाय 2 कर देंगे।
ठीक है ना, डिवाइड बाई 2 कर दिया। अब इसका इंटू 20% मत बोलना 5 साल लाइफ थी तो 5 साल बांटते तो 20-20% हो जाता है। अब तो 5 में 3 बीत गए तो 2 ही बचे हैं, तो आधा आधा हो जाएगा ना इसका, डेप्शन जो जाएगी। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे मैं आंसर में बोलना चाहूँगा जो आईसीए ने नहीं करी बेटा, विच इज़ द राइटिंग ऑफ द एप्लीकेबल प्रोविजन। यहाँ से प्रैक्टिकल पार्ट दिखा दिया, आपको बताना है कि जब रिफंड होता है, क्योंकि मेथड 1 फॉलो किया हुआ है, कॉस्ट से कम कर रहा है, तो मेथड एसेट को ही वैल्यू को बढ़ाएंगे, डेप्शन आपकी प्रोस्पेक्टिव अमाउंट में लगेगी, तो ये बात बतानी जरूरी है। वो 3-4 लाइनें ना एप्लीकेबल प्रोविजन की आपको लिखनी है, ठीक है ना, क्योंकि जब भी वो आपसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वगैरह पूछ रहा है तो यू हैव टू मेंशन द रेलिवेंट प्रोविजन। उन्होंने सिर्फ वैल्यू वाला पार्ट दिखा दिया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते बेटा, अगला आ रहा है AS 13 का। मिस्टर रोहन ने एक्वायर करे 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ जेटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ऑन कम राइट बेसिस फॉर 140 एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सब्सिक्वेंटली कंपनी ने राइट इशू अनाउंस किया ऑफरिंग 1 फ्रेश शेयर फॉर एवरी शेयर हेल्ड इन द रेशियो 1:1। तो एक के बदले एक शेयर कंपनी ने देने की बात करी राइट इशू में, कितने की, 214 पे। मिस्टर रोहन ने हाउएवर डिसाइड किया कि मैं सब्सक्राइब नहीं करूंगा और नहीं खरीदूंगा, नहीं तो 200 शेयर और खरीद सकते 214 पे, वो नहीं खरीद रहा। एंड उसने राइट को बेच दिया, हक तो मिला है ना खरीदने का, उसने हक बेच दिया। कितने बेचा, 24,000 में हक बेच दिया ओपन मार्केट में। राइट इशू के बाद जाके जब एक्सराइट हुआ तो मार्केट वैल्यू जो उसके एग्जिस्टिंग 200 शेयर्स के, क्योंकि उसने खरीदे कितने में थे 140 में, वो कितनी रहेगी 120। कह रहा आप अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट बता दीजिए फॉर द सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट एंड फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर्स जो AS 13 के हिसाब से है। तो यहाँ पे कौन सी प्रोविजन लग रही है सर, यहाँ पे पता है क्या लग रहा है, यहाँ पे हमारा जो पैरा 13 ऑफ AS 13 आता है ना, जो बोलता है कि जब भी आप हक बेचोगे तो वो जो सेल ऑफ राइट है इंटाइटलमेंट वो आपका PL में जाता है, पर उसकी एक एक्सेप्शन है, यहाँ वो लग रही है। वो क्या होती है कि जब कम राइट खरीदते हो और बाद में जाके आप अपने हक को बेच रहे हो, तो जितना आपने अपने पास में महंगा खरीदा था ना, उतने से अपनी कॉस्ट कम कर दोगे। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आपने 140 में खरीदा था, बाद में जाके इनकी मार्केट वैल्यू 120 रहेगी, तो इतने का जो डिफरेंस है विच इज 20,000, उतने एक्सटेंट से जो आपको हक बेच के पैसे आए 24,000, उतने से आप अपनी कॉस्ट को कम कर लोगे, उतने से अपनी कॉस्ट को कम कर लेंगे। तो यहाँ पे जो सेल करके आए 24,000 पे बेटा, उसके 2 हिस्से बन जाएंगे। यहाँ पे सेल ऑफ इंटाइटलमेंट के, क्योंकि कम राइट खरीदा था, सबसे इंपॉर्टेंट है कम राइट खरीदा है और हक को बेच रहे हैं, ठीक है ना, तो ये चीज़ आती है और मार्केट वैल्यू दे दी। तो इसमें से जो 20,000 पे है विच इज़ 140 माइनस 120, आपने खरीदा 140 में कम राइट, बाद में मार्केट वैल्यू 120 रहेगी, तो ये आपके पास में इतने एक्सटेंट से क्या होगा, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इससे आपकी क्या होगा, जब पैसे आएंगे तो आप एंट्री डालोगे बैंक टू इन्वेस्टमेंट 24,000 और 20,000 की, तो 20,000 तो कहाँ जाएगा, कॉस्ट को कम करेगा। इससे आपकी वैल्यू कितनी रह जाएगी इन्वेस्टमेंट की, 120 रह जाएगी। वही 140 पे खरीदा था ना इन्वेस्टमेंट टू बैंक, अब वो आपका 20 से कम हो जाएगा, और जो बाकी रिमेनिंग 4,000 है वो PL में जाएगा, क्रेडिट टू PL, जो एक्सेस है वो PL में जाता है, ठीक है ना। नॉर्मल रूल यही होता है कि यार PL में भेजना सेल हो रहा है, पर ये आपका एक्सेप्शन वाला आ गया ना एक प्रकार से, जब कम राइट खरीदते हो और बाद में आपको बेच रहे हो, और उस केस में जो आपने आपकी मार्केट वैल्यू थी वो आपकी कम हो जाती है, तो उस केस में आप जितना आपकी कम हो रही है, जितना आपने एक तरीके से पहले महंगा खरीदा हुआ, उतने से आप अपनी कॉस्ट को कम करते हो, ठीक है ना। यहाँ पे वही चीज़ सारी बात आ रही है बेटा, प्रोविजन लिखी हुई पहले, जब इन्वेस्टमेंट्स को आपने कम राइट खरीदा होता है तो मार्केट वैल्यू बाद में जाके क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो इट मे बी अप्रोप्रिएट टू अप्लाई द सेल प्रोसीड्स टू रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट, कहाँ पे लेके आ जाएंगे, मार्केट वैल्यू पे, ठीक है ना। तो बेच दिया 24 में, तो वो 20,000 लोअर देन दी कॉस्ट है बाद में, तो अप्रोप्रिएट होगा क्या, 20,000 को तो क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 140 टू 120, ठीक है ना। और जो बैलेंस 4,000 है वो PL में चला जाएगा एज इनकम, और ऐसा करने के बाद हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी रह जाएगी 200 शेयर्स की, 120 पे दिख जाएगी। ये हमें इसलिए बताने के क्वेश्चन ने हमसे बोला भी था कि ये बता दो ट्रीटमेंट क्या होगी एक तो बेचने की, और आपके पास जो फॉल इन मार्केट वैल्यू जो है, जो वैल्यू अब आपकी कितनी रह जाएगी, तो वो हमने बता दिया 120 पहुंच जाएगा ना, वो 140 से कम करोगे 20 तो 120 पे आ जाएगा, ठीक है जी। अगला क्या आ रहा है बेटा, जनरल क्वेश्चन है, क्या इंटरेस्ट को इंक्लूड किया जा सकता है इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, बोरिंग कॉस्ट का। अब इसमें ना 2 AS का आप रेलिवेंस दे सकते हो। पहले बात करूंगा AS 16 की बात कर लेते हैं, जो बोलता है कि भाई इंटरेस्ट को कब हम कॉस्ट का पार्ट बताओ, तो बोरिंग कॉस्ट का स्टैंड क्या बोलता है, अगर क्वालिफाइंग एसेट है, क्वालिफाइंग कॉस्ट है जिसको बनने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है गेट रेडी फॉर यूज के लिए, ठीक है ना।
जल्दी बोल सकते हैं 12 महीने, और कोई पत्थर की लकीर नहीं है वो, ठीक है ना। तो सब्सटेंशियल पीरियड जिसको बनने में लगता है, नॉर्मली जैसे पीपी है, कोई इंटेंजिबल है, जिसे बनने में समय लग रहा है। हाँ, इन्वेंट्री को अगर बनने में समय लग रहा है सब्सटेंशियल पीरियड, तो आपके पास क्वालिफाइंग है, तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, वरना नहीं होगी। इसी वजह से AS2 जो इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड है वो भी यही बोलता है कि नॉर्मली वर्ड यूज करता है कि इंटरेस्ट बोरिंग कॉस्ट को हम ऐड नहीं करते इन्वेंट्री कॉस्ट में, क्योंकि वो तभी होगा अगर वो क्वालिफाइंग एसेट है और उसे बनने में सब्सटेंशियल पीरियड लग रहा है। यहाँ पे पूरी कहानी यही दे रखी है बेटा। पहले AS16 का बोरिंग कॉस्ट की परिभाषा वो बताया हुआ नियम, जो डायरेक्टली टू एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन क्वालिफाइंग एसेट के लिए वही कैपिटलाइज होता है। क्वालिफाइंग एसेट कौन सा होता है? जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बात आ गई। तो इन्वेंट्रीज के केस में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम इज कंसिडर टू बी इन्वॉल्व, जहाँ पे समय मेजर फैक्टर है उसको बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल लिकर वगैरह को यहाँ पे समय लगता है अच्छा खासा बनने में, ठीक है ना। यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई है। फिर AS2 का भी रेलिवेंस दे दिया कि जो इंटरेस्ट और अदर बोरिंग कॉस्ट है उन्हें यूजुअली मानते हैं कि वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होती है, ठीक है ना, नॉट इंक्लूडेड। तो अंटिल अनलेस की टाइम वाला केस आ जाए तो इंटरेस्ट कॉस्ट शुड बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट। कंक्लूजन यही है, अगर वो क्वालिफाइंग एसेट की परिभाषा फुलफिल करते हैं, नियम तो यही है, तभी आपकी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। अगर वो इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन पूरी करती है तो आपके पास में ही इंटरेस्ट ऐड होगा कॉस्ट में, वरना नहीं होगा। देन मेरे प्यारे बच्चे, अगला आ रहा है आपका AS नंबर 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग का। इजी है क्वेश्चन, किया हुआ है हमारे लेक्चर में। गार्नेट लिमिटेड के 4 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स है। टोटल रेवेन्यू, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंड एसेट्स आर सेट आउट बिलो। तो इंटर सेगमेंट सेल है, एक्सटर्नल सेल है और टोटल एसेट दिए हुए। यहाँ प्रॉफिट लॉस नहीं दिया हुआ तो मैं वो वाला टेस्ट नहीं लगा सकता, रिजल्ट वाला 2 लग सकते हैं, सेल वाला, रेवेन्यू वाला और एक एसेट वाला। हाउ मेनी रिपोर्टेबल सेगमेंट डज गार्नेट हैज एज पर रेवेन्यू एंड एसेट क्राइटेरिया? ये 17 के हिसाब से रीजन था। तो बेटा यहाँ पे पहले अगर मैं रेवेन्यू वाला लगाता हूँ, सेल वाला, तो मेरी सेल वाले में बेटा टोटल देखते हैं। क्या देखते हैं? टोटल देखते हैं। नो टोटल सेल्स अगर आप देखोगे तो कितनी कितनी बनेगी? 3200 प्लस 10900, तो 1400। मतलब हम तो इंटर सेगमेंट प्लस एक्सटर्नल दोनों लेते हैं। 1600, 1500 और 1300, ये टोटल दे रखे हैं। यस सर, ये टोटल 18500 बनेगा। एक भी कर लेते हैं ना, 14100 प्लस 1600 प्लस 1500 प्लस 1300। हाँ जी, अब इसका 10% कितना बना सर? 1850। तो 1850 के हिसाब से कौन सी रिपोर्टेबल है रेवेन्यू वाले टेस्ट से? 1850 है, उससे ज़्यादा किसका है सर? इसी का है सिर्फ। तो फैन ही रिपोर्टेबल है, क्योंकि सिर्फ उसका अकेले का 1850 या उससे ज़्यादा है ना। अच्छा, फिर एसेट वाले टेस्ट पे देखो 10% कितना बना? 4450। तो एसेट वाले टेस्ट के हिसाब से बेटा कौन सी रिपोर्टेबल हुई? ये हो गई, ये हो गई, ये दोनों नहीं होगी। 4450 से कम है लैंप और प्रिंटर का, तो फैन और लाइट होगी। ये करने के बाद एक आपको 75% वाला टेस्ट भी लगाना पड़ता है। वो क्या बोलता है कि जो आपकी रिपोर्टेबल सेगमेंट्स है, जब आपकी कम सेगमेंट सिलेक्ट होती है तो वो टेस्ट लगाना है आपने। तो 75% ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू, एक्सटर्नल सेल्स आपकी रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आनी चाहिए। 14,000 का 75% कितना बनता है? 14,000 हमारी टोटल एक्सटर्नल सेल है, उसका 75% कितना बना? 10,500। और हमारी अभी रिपोर्टेबल थी फैन और लाइट, क्योंकि कोई भी टेस्ट मीट कर दे तो आ जाते हैं ना रिपोर्टेबल। तो फैन और लाइट का कितना बन रहा है एक्सटर्नल सेल? फैन और लाइट के एक्सटर्नल सेल कितनी बन रही है बेटा? 10,900 प्लस 1400, तो 12,300। क्या वो उससे ज़्यादा ही है? यस, वो उससे ज़्यादा ही है। तो ये क्राइटेरिया मीट हो गया, तो हमारा फाइनली यही बनेगा कि फैन और लाइट ही रिपोर्टेबल है। हाँ, अगर ये वाली वैल्यू जो आ रही थी ये 10,500 से कम होती, क्योंकि हमारा 70% 10,500 है, अगर वो कम होती तो हमें स्टैंडर्ड बोलता है कि फिर और सेगमेंट सिलेक्ट करो, क्योंकि रिपोर्टेबल सेगमेंट शुड रिप्रेजेंट एटलीस्ट 75% ऑफ द एक्सटर्नल सेल। ये ओवरऑल टेस्ट बोलते हैं इसे। एक तो इंडिविजुअल टेस्ट है, क्वांटिटेटिव जो थ्रेशोल्ड वाले टेस्ट है, आपका रेवेन्यू है, रिजल्ट है, एसेट है, इसमें 10% देखते हैं और उसमें रेवेन्यू में इंटर और एक्सटर्नल दोनों देखते हैं, बट 75% थ्रेशोल्ड वाला भी ओवरऑल भी लगाना पड़ता है। तो यहाँ पहले तो उन्होंने नियम ही लिखे हुए, फिर मैं बताया तो मेन चीज़
टर्नओवर क्राइटेरिया के हिसाब से बेटा अगर देखेंगे तो सेगमेंट फैन ही रिपोर्टेबल है, ठीक है ना। और एसेट वाले क्राइटेरिया के हिसाब से हमने कहा था देखो फैन और लाइट रिपोर्टेबल है, ये हमने कहा था। फिर ओवरऑल टेस्ट के हिसाब से था 75% ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यूज 10,500 जो हमारी 2 की थी, मतलब टोटल की थी। और जो टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू फ्रॉम रिपोर्टेबल सेगमेंट 12,300 था। तो हमें कोई नीड नहीं है टू ऐड रिपोर्टेबल सेगमेंट, ठीक है ना। पैराग्राफ लिखा पहले, बाद में आएगा। पहले भाई रेवेन्यू का बताओगे, फिर एसेट का बताओगे, फिर वैसे कंक्लूजन है। फिर आप 75% का टेस्ट लगाओगे और उसमें बोलोगे अब कोई ऐड नहीं है, क्योंकि वो हमारा मीट हो जाता है, हमारा मीट हो जाता है, ठीक है ना। यस सर। फिर आपके पास अगला आता है बेटा, दैट इज रिलेटेड पार्टी का एसेट इनका। मिस्टर राजीव KMP है ऑफ रायजादा लिमिटेड, उसको एक चेक मिला 70,000 का टुवर्ड्स द रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड ऑन स्टे इन होटल, कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस एटसेट्रा, विजिटिंग सम मीटिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। तो उसे खर्चों की रीइंबर्समेंट दी जा रही है। आप गाइड करिए क्या है ट्रांजेक्शन कवर्ड है। तो बेटा हम तो जनरली बोलते हैं कि कोई रेमुनरेशन वगैरह जो भी आपकी ट्रांजेक्शन है, रेमुनरेशन वगैरह दी जा रहा है, वो आपने कंसिडर करना है। यहाँ पे से खर्चे की रीइंबर्समेंट दी जा रही है, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि नहीं होगा। तो रिलेटेड पार्टी के हिसाब से एम्प्लॉइज जिसका KMP एंड रिलेटिव्स आर एबल टू एक्सेस सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, वो रिलेटेड पार्टी होती है। जो KMP वगैरह हमारे होते हैं, तो वो KMP हमारा रिलेटेड पार्टी है। बट रीइंबर्समेंट कोई हमारा रेमुनरेशन नहीं है, तो उसका कोई डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि वो आपका रेमुनरेशन वगैरह के नेचर में नहीं आ गया एक प्रकार से, ठीक है ना। अब इसमें मतलब अगर हम और डिटेलिंग में जाते हैं तो एक अलग मतलब पर्सपेक्टिव से भी आंसर दिया जा सकता है। व्हेन वी गो अबाउट दी व्हाट इज एग्जैक्टली रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे रिसोर्स वगैरह वो आपका ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स ऑब्लिगेशन की बात होती है, ठीक है ना। वो आप उतनी डिटेल में आंसर लिखना चाहते हो, यू कैन ऑब्वियसली राइट इट, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है बेटा AS नंबर 19 लीजेस का क्वेश्चन, विच इज यहाँ पे कहते हैं 1 अप्रैल 24 को मानसी लिमिटेड ने प्लांट बेचा बेटा कितने का, 850 to 800 का। कैरिंग अमाउंट प्लांट का उस दिन कितना था, 180। सेल वॉज अ पार्ट ऑफ द पैकेज अंडर विच आकाश लिमिटेड लीज द एसेट टू मानसी लिमिटेड फॉर 8 years टर्म। तो उसने बोला कि हमारे पास जो हमने सेल करी है, हमने अपना प्लांट बेचा, वही एसेट उसने उसको वापस दे दिया। तो पहले सेल कर रहे, बाद में लीज पे ले रहे। तो आई थिंक बच्चों को जिनको याद है, रेगुलर बैच में करते हैं, संता बंता लिमिटेड वाला क्वेश्चन आता है, हमारे पास जब सेल कर रहे हैं और बाद में लीज पे ले रहे हैं, तो वैसे ही है, यहाँ मानसी लिमिटेड है। उन्होंने अपने पास में बेटा पहले सेल किया किसको, आकाश लिमिटेड को। और उससे ही बाद में किस पे ले लिया, लीज पे ले लिया, वही एसेट, ठीक है ना। फिर उसने बोला जो लाइफ है एसेट क्यों 8 साल है, क्योंकि 8 साल वैसे ही हो गया। मिनिमम लीज रेंट जो पेबल हो रहे बेटा 160 के होंगे, पेबल एनुअली बिगिनिंग फ्रॉम 31 मार्च 25, तो 1 साल बाद से इतना रेंट देना पड़ेगा। बोरिंग इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट रेट है बेटा वो आपके पास में 10% है। नेट इफेक्ट ऑन द स्टेटमेंट ऑफ PL इन द बुक्स ऑफ मानसी लिमिटेड, तो क्या होगा बेटा, सबसे पहले तो सेल तो है, अब वो फाइनेंस लीज बैक या ऑपरेटिंग लीज बैक है वो जानना है। अब उसके लिए हमें देखना है, देखो सेल किया, सेल पे प्रॉफिट आया, वो तो बात आ गई। मेन बात ये है कि उसको प्रॉफिट को कैसे करना है, तो यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड ना वो जो लूप होल है ना उसको प्लग इन करने की कोशिश कर रहा है स्टैंडर्ड जो है। अब जब आपने सेल किया ना तो आपका एक प्रॉफिट रिकॉर्ड हो रहा है मानसी का, वो प्रॉफिट बनता है 850 to 800 माइनस 180। 850 to 800 माइनस 180, 670 to 800। बस बात इतनी सी आ रही है, नॉर्मल कोर्स के अंदर आप यही बोलते हो कि जब भी आप कोई एसेट बेचते हो उसका प्रॉफिट इमीडिएटली PL में चले जाता है, क्योंकि हम बेचकर उसे ही लीज पे ले लिया एसेट को। तो अगर ये सेल एंड फाइनेंस लीज बैक होता है तो वहां पर बस बोलता है कि इससे भी हौले हौले करके प्रॉफिट को रिकॉर्ड करना है। क्यों, क्योंकि कहते हैं तुमने वो एसेट बेचा जानबूझ के ज्यादा में, तो तुम्हें प्रॉफिट हुआ, तुमने उसी को लीज पे ले लिया, और तुम देखो कितना किराया दे रहे हो, तुम दे रहे हो 1,60,000 पर एनम दोगे 8 सालों तक, और वो आपके पास में 10% का पी फैक्टर, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो निकालो एक बार के लिए। तो अब देखो ना, तो 1/1.1 आपने पी फैक्टर निकालने बेटा 8 सालों का, एन्युटी निकालेंगे 4, 5, 6, 7, 8, तो GT का बटन दबाया 5.335 बन रहा है, तो 5.335 इंटू 160, तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स जो आएगा वो बनेगा 853,600।
ठीक है ना। और आपकी फेयर वैल्यू कितनी है, इतनी। तो अगर आप देखो ये तो फाइनेंस लीज हो गया कि इफेक्टिवली जो आज एसेट है जो उसकी आज की वर्थ है 850 टू 800 है, चलो मान लिया, और जो आपने लीज पे लिया उसका जो रेंट दे रहे हो आप, उसका आज की प्रेजेंट वैल्यू इतनी बनती है, तो क्या है सब्सटेंशियली कवर कर रही है। तो ये सेल एंड फाइनेंस लीज बैक हो गया। पहले तो ये समझो, ये सेल एंड फाइनेंस लीज बैक हो गया, हमने वो प्रूव किया। जो कि इससे भी किया जा सकता है, जो कि इससे एक और तरीके से किया जा सकता है कि एसेट की जो लाइफ है वो भी 8 साल है और लीज टर्म भी 8 साल है। लाइफ भी 8 साल है और लीज टर्म भी 8 साल है, तो फाइनेंस लीज हो गया ना। तो सबसे पहले हमें ये जज करने की जरूरत है कि वो लीज जो है ऑपरेटिंग है कि फाइनेंस है। लीज टर्म 8 साल है जो इंटायर इकोनॉमिक लाइफ को कवर करता है, और लीज के इंसेप्शन में जो प्रेजेंट वैल्यू थी वो इतनी आई थी जो मैंने अभी सिखाई, और वो सब्सटेंशियली कवर कर रहा है फेयर वैल्यू को, तो ये फाइनेंस लीज हो गया। अभी इस केस में हमें स्टैंडर्ड क्या बोलता है, कहते हैं एक काम करो, जो आपके बेचने पे यहाँ पे आ रहा है ना, उस प्रॉफिट को हौले हौले करके इन द रेशियो ऑफ डेप्शन कर दो, इन द रेशियो ऑफ डेप्शन कर दो। तो उससे आपके पास में क्या हो रहा है, अगर ये आपके पास में सेल एंड लीज बैक आपका फाइनेंस लीज हो रहा है, तो जो प्रॉफिट आ रहा है 670 टू 800 का, जो मैंने अभी बताया था आपको, सेल वैल्यू में से माइनस होगा कैरिंग अमाउंट, वो इमीडिएटली पीएल में नहीं जाएगा इस साल में, वो आपका डेफर हो जाएगा ओवर द लीज टर्म इन प्रोपोर्शन ऑफ द डेप्रिसिएशन। तुम्हारे पास में जो डेप्रिसिएशन है वो तो एसेट पे कैसे चार्ज होगी, हमारा बेटा 850 टू 800 डिवाइड बाई 8 के हिसाब से इतनी पर एनम, क्योंकि आप फर्स्ट जो एंट्री डालोगे वो तो इस पे डालोगे ना, जो आपका 850 टू 800 पे आप दिखाओगे तो उस पर डेप्शन चार्ज करोगे 8 सालों की 850, और जो प्रॉफिट है ये हमारा ओवर द लीज टर्म आ जाएगा 84,100 पर एनम के हिसाब से, ठीक है ना। ये इतना इतना रिकॉर्ड होगा, तो जिससे नेट इफेक्ट क्या होगा, पीएल में डेबिट आ जाएगा कितने का, 22,500 पर एनम का पीएल में। ये क्या हो रहा है बेटा प्लीज समझो, एक्चुअली में स्टैंडर्ड क्या कर रहा है, लूपहोल प्लग कर रहा है। वो कह रहा है यार तुमने एसेट किसी को दिया, जानबूझ के ज्यादा है बेचा, प्रॉफिट रिकॉर्ड करा, इमीडिएटली प्रॉफिट बढ़ा रहे हो, तुमने वही एसेट तो खुद ले लिया, तुम खुद ही यूज कर रहे हो उसे, तो तुम एक तरीके से मैनिपुलेशन कर रहे थे, एकदम से फर्स्ट ईयर में ज्यादा प्रॉफिट दिखा के बाद में तुम कह रहे हो मैं किराया ज्यादा दे दूंगा, कि फाइनेंशियल लॉस नहीं हो रहा ना, तुमने ज्यादा बेचा पैसे आगे, बाद में किराया देके कर रहे हो, पर तुम्हारी किताबों में एकदम से ज्यादा प्रॉफिट होगा, बाद में तुम डेप्शन ज्यादा क्लेम कर रहे हो। तो इसलिए स्टैंडर्ड उस लूपहोल को प्लग किया। इट इज एज गुड एज कि तुमने ट्रांजेक्शन ही ना करी होती, तो मुझे बताओ क्या होता। सर अगर हमने ट्रांजेक्शन ना करी होती तो ना नॉर्मल कोर्स में एक बार के लिए 180 को 8 साल में डिवाइड करते हैं, तो मुझे बताओ यही हो रहा है, 180 को 8 साल में करते 22,500 की डेप्शन आती बेटा हर साल। और यही चीज अब स्टैंडर्ड ने करी, वो कहता है कि जो तुम्हें प्रॉफिट हुआ उसे भी 8 सालों में डिवाइड कर दो, और जो एसेट पे अब तुम दिखाओगे उसे, क्योंकि फाइनेंस लीज है तो तुम एसेट दिखाओगे, उस पर डेप्शन क्लेम करोगे, तो वो भी कितनी बनेगी, तुम्हारा डेप्रीसिएशन बनेगी पर एनम जो यहाँ पे लिखी हुई है 106,600, और जो प्रॉफिट है वो भी हर साल हौले हौले जाएगा 84,100 पर एनम। तो नेट इफेक्ट हमारा 22,500 पे ही आ जाएगा पीएल में, ये हम बस बताना चाहते हैं। ये है सेल एंड फाइनेंस लीज बैक के अंदर में। और सेम बात हम करते हैं जब हम मतलब क्वेश्चन आपके लेक्चर में किया था संता लिमिटेड बनता लिमिटेड वाला, वैसे ही बिल्कुल पूरा इसमें पॉइंट आ रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन। चलो ये वाला क्लियर हो गया, यस सर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, AS20 का है क्वेश्चन, किया हुआ है, आसान है। Should appropriation to the mandatory reserves be excluded from the net profit attributable to equity? AB Limited a company which is engaged in manufacturing industrial packaging equipment. टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट के हिसाब से जो उनका डिवेंचर होल्डर्स के साथ है, कंपनी को अप्रोप्रिएट करना है एडुकेट पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट टू स्पेसिफिक रिजर्व ओवर द पीरियड ऑफ मैच्योरिटी टू डिवेंचर, सच दैट रिडम्पशन एट पे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूट एटलीस्ट हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिवेंचर। तो हमें हर साल DRR बनाना है, डिवेंचर रिडम्पशन, और वो कितने का बनाना है, जितने के डिवेंचर उसका आधा 50% आधा ना। अब वो जो DRR में भेज रहे हो आप, रिजर्व बना रहे हो, ठीक है ना, वो एक मैंडेटरी रिजर्व है, क्योंकि उससे आप डिविडेंड नहीं बांट पाओगे इक्विटी वालों को, क्योंकि वो तो मैंडेटरी रिजर्व है, भेजना ही भेजना, उससे डिविडेंड नहीं बांट सकते, वो फ्री रिजर्व नहीं है एक बार के लिए। कहते हैं उसे हमने एक्सक्लूड कर लिया न्यूमरेटर से इन कंप्यूटर बेसिक पे। जब हम बेसिक पे निकालते हैं तो न्यूमरेटर क्या है, नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर, तो हमने उसे माइनस कर दिया वहां से। कहते हैं कि हमने सही किया इसे माइनस करके, नहीं जी, क्योंकि हमारा वर्ड ये नहीं है कितना प्रॉफिट बांट रहे हो, प्रॉफिट की जिससे डिविडेंड बांटा जा रहा है, हम कह रहे हैं नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल। तो अगर आप किसी मैंडेटरी रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो बेटा, कल को तो रिडम्पशन के बाद फ्री रिजर्व बन जाएगा ना, प्लीज समझो, जब डिवेंचर को रिडीम कर दोगे तो हमारे को इसको माइनस नहीं किया जा सकता, सिर्फ हम माइनस क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं, या कोई डिविडेंड के ऊपर अगर टैक्स देना पड़े, जो कि आज की डेट में नहीं है। किसी रिजर्व में अगर ट्रांसफर करो तो माइनस नहीं किया जाता है, हम ये पॉइंट पढ़ते भी है अपने पास AS20 में, तो उसी को लेके है। तो अप्रोप्रिएशन अगर किसी मैंडेटरी रिजर्व में करी जा रही है, उसे इंक्लूड ही किया जाता है इन द नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी,
ठीक है ना। हम सिर्फ क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड लेते हैं आफ्टर डिडक्टिंग प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है जी। दे आर एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, जो भी आपने रिजर्व में भेजा, तो अकॉर्डिंगली दीज अमाउंट शुड बी इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस। ट्रीटमेंट जो कंपनी ने किया वो गलत किया, तो जो कंपनी ने किया वो हमेशा की तरह गलत ही किया, हमेशा की तरह गलत ही किया, ठीक है जी। फिर अगला आसान है बेटा क्वेश्चन, अगला आसान है। कह रहा स्विफ्ट लिमिटेड ने एक्वायर करा पेटेंट राइट टू मैन्युफैक्चर सोलर रूफटॉप पैनल्स एट अ कॉस्ट ऑफ 600 लाख। तो पेटेंट आपके पास खरीदा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपकी 5 साल है, अमोर्टाइजेशन होगी किसमें, इन द रेशियो ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज जो बता दिए, तो इस रेशियो में हमें 600 को बांटना है। बट बोलते हैं तीसरे साल के बाद जाके एस्टिमेट क्या है कि उसकी एस्टिमेटेड बैलेंस लाइफ 3 साल है, 3 साल का बचे 2 थे, हमें लगता है 2 नहीं, अब 3 साल है, तो 1 साल और बढ़ा दिया, और एक्सपेक्ट करा कि जो कैश फ्लो होगा 5th ईयर के बाद का, मतलब वो 6th ईयर का 75 है। बताओ कितना पेटेंट का हर साल अमोर्टाइजेशन होगा। तो सर सिंपल है, पहले 3 साल के लिए, प्लीज सुनना, पहले 3 साल के लिए तो हमारे को यही लगता है ना 5 साल चलेगा एसेट, मतलब 5 साल लाइफ है, तो उसके लिए रेशियो यही बनेगी, इन द रेशियो ऑफ कैश फ्लोज है। तो हमारे पास बेटा जो कैश फ्लोज है वो कितने कितने हैं, 300 300 300 150 और 150, ये रेशियो बनेगी 2 2 2 1 1, तो 8 हो गया। तो हमारा अमोर्टाइज कितना होगा अमाउंट हर साल, 600 लाख को बांटना है, तो 600 लाख को इसमें बांटो, 150 150 150 75 75। ये तब होता अगर कोई भी चेंज नहीं होता, बट दिस इज द अमाउंट फॉर 3 ईयर्स, तो फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए तो यही अमाउंट रहेगा, क्योंकि तब तक के लिए तो यही रेशियो थी ना। तो हमारा बैलेंस कितना रहेगा बेटा 3 साल के बाद, सर 600 का खरीदा था माइनस 150 3 बार है, तो 150 आ जाएगा। अब इस बचे 150 को किस में बांटना है, जो ईयर 4 5 6 की रेशियो है, तो 4 5 6 की रेशियो क्या बनेगी, 6 भी आ जाएगा ना इसमें हम, और उसका कितना है 75, ये रेशियो बन जाएगी 2 to 1। 150 150 75 की रेशियो में, तो 2 to 1 के हिसाब से आप देखेंगे 60 60 एंड 30। अब होता है क्या, ऐसे दिखाना प्रेजेंटेशन इज बेटर, आप एक ही टेबल में दिखाना चाहते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, वहाँ गलती करते हैं, मतलब इंस्टीट्यूट वो एक ही टेबल में दिखाता है, तो वो रेशियो वैसे निकल के आ रही है, समझो, पर वो जैसे 150 150 150 है, और फिर बाद में देखो 60 60 30 है जो हमने करा है, बट वो उन्होंने एक ही टेबल में दिखाते हुए एक टेबल में आप गलती करोगे, अगर आप इकट्ठे ही लिख दोगे तो फिर तो रेशियो बनेगी ना, अगर आप एक ही बार में ये सारी लिख दोगे फिर वो रेशियो तो ना बनेगी, पहले के लिए तो यही रेशियो है, तो वो करके ऐसी जगह इकट्ठे करके, बट थॉट वही लगी है, तो अलग अलग ही करो। तो यही बोला पहले 3 साल के लिए अमोर्टाइज होगा किसमें, इस रेशियो में, जो बचा हुआ अमाउंट है 3rd ईयर के बाद 150 है, वो अमोर्टाइज होगा अगले 3 सालों की रेशियो में, जो मैंने बोला, समझे। तो अलग अलग टेबल बना दो कि ज़्यादा बेटर, लास्ट में कंक्लूड कर दो कितना अमाउंट बन रहा है, ठीक है ना, वो चीज़ आ गई। यस सर, क्या बात समझ आई, हाँ जी सर। अगला बेटा आपका AS27 का, ब्रीफली एक्सप्लेन द स्कोप एंड द फॉर्म्स ऑफ जॉइंट वेंचर एज पर AS27, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो AS27 जो बेटा आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर को बताता है, तो वो अप्लाई किया जाता है जब भी आपका अकाउंटिंग फॉर इंटरेस्ट होगा इन जॉइंट वेंचर, और वो रिपोर्टिंग बताता है उसके एसेट्स की, लाइबिलिटीज़ की, एक्सपेंस और इनकम की, वेंचर की किताब में और इन्वेस्टर्स के, ठीक है ना, तो उसको लेके बात करते हैं। और प्रोविजन आपके पास में रेफर करे जाते हैं जब हम CFS बनाते हैं एक तरीके से, ठीक है ना। अच्छा, फॉर्म्स कौन कौन से बेटा, 3 तरीके के आते हैं, ज्वाइंटली कंट्रोल ऑपरेशन, ज्वाइंटली कंट्रोल एसेट्स और ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटी, JCO JCA और JCE। अब इसमें फ़र्क क्या होता है, वैसे हमने सीखा हो, ज्वाइंटली कंट्रोल जब मिलके इकट्ठे में काम कर रहे हैं, अपने अपने रिसोर्सेज वगैरह डाल रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, अलग से एंटिटी नहीं बना रहे हैं, और जो भी है रेवेन्यू वगैरह जो भी रेशियो में वो शेयर अपने पास में करते हैं। जैसे हमने बोला था दिवाली के टाइम पे लोग इकट्ठे होकर अपने पास पटाखे बेचने का काम कर रहे हैं, हमने क्वेश्चन भी किया था जहाँ पे हम सीखते हैं कि वो फ्रेंड्स इकट्ठे हो रहे हैं और आपस में क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए काम ले लिया, तो बाद में क्या कर रहे हैं, कुछ मटेरियल ला रहे हैं, कोई लेबर ला रहे हैं, कोई बाकी खर्चे कर रहा है, और मिलकर आपका बिल्डिंग बना रहे हैं, और बाद में फ्लैट्स वगैरह बना के बेच रहे हैं, हमने ऐसे कहते हैं, पर अलग से एंटिटी नहीं बन रही। ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एसेट में क्या था, एसेट पे है, वो पाइपलाइन की हमने बात की थी, गैस पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइन वगैरह की, इसकी कि एसेट इकट्ठे में, वहाँ तो ऑपरेट इकट्ठे में कर रहे हैं, यहाँ एसेट इकट्ठे में ज्वाइंटली कंट्रोल है।
तो अपनी किताब में अपना एसेट का जितना हिस्सा है वो रिकॉर्ड करते होते हैं हम लोग, ठीक है ना। अपने कितने खर्चे, इनकम तो अपनी अपनी ही आती है, ठीक है ना। तो एसेट और खर्चों में जो कॉमन में होता है वो उसका जितना शेयर आपका है उतना किताब में दिखाया जाता है, वो जॉइंटली कंट्रोल एसेट में होता है, ठीक है। फिर एंटिटी में क्या करते हैं, मिल्किया वाला एंटिटी बना दी, अब तो सेपरेट एंटिटी है, तो सेपरेट एंटिटी की अपनी किताब बनी रही है। और आप सीएफएस के लिए क्या करते हो, प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड लगाते हो। मतलब इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर ही दिखेगा, पर जब आप सीएफएस बनाते हो तो प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड लगाते हो। तो वो हम सीखते हैं अलग अलग, मैंने तीनों के बारे में बता दिया आपको, चार्ट्स वगैरह सब रिवीजन के पर्पज के लिए दिए हुए भी होते हैं मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या आ रहा है, AS28 का, एक्स लिमिटेड ने परचेज करा फिक्स एसेट कितने साल पहले, 4 साल पहले खरीदा था 150 का, डेप्सिट करते हैं 10% स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से, ठीक है जी। एट द एंड ऑफ 4th ईयर उसे रीवैल्यू किया 75 लाख पे और रिटर्न ऑफ कर दिया, जो भी लॉस है कहाँ पे बेटा, PNL में लॉस कर दिया। यहाँ पे ना पहले बात करी कि 4 साल पहले एक एसेट 150 का खरीदा था, 10% स्ट्रेट लाइन है, तो 4 सालों की 40% के हिसाब से वो कितने में दिखेगा बेटा, 150 लाख पे 10%, 15 लाख, 4 सालों की 60 लाख तो 90 लाख पे दिख रहा होगा वो एसेट। और आज उसकी जो मार्केट रीवैल्यूड अमाउंट है वो 75 है, तो रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है, डिफरेंस जो 15 लाख का। तो हमारी बुक वैल्यू जो बनेगी 90 थी, रीवैल्यूड हुआ है तो रिवैल्यूएशन लॉस आ गया कितने का, 15 लाख का, और ये कहाँ चला गया, PL में, ये रिवैल्यूएशन लॉस है। अभी इम्पेयरमेंट की बात ही नहीं आ रही, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ आंसर में, यहाँ पे आपके पास पहले जो आ रहा है रिवैल्यूएशन लॉस है, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन चार्ज टू PL 15 लाख का, तभी वो कितने में आ गया, 75 पे आ गया, ठीक है ना। अब उसने बोला कि हाउएवर ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन मार्केट प्राइस कितना 67.5 और एक्सपेक्टेड डिस्पोजल का खर्चा 3 लाख। ट्रीटमेंट क्या होगी, इंपेयरमेंट लॉस की। अब इंपेयरमेंट लॉस पूछ रहा है क्या होगा, अगर जो फेयर वैल्यू है वो आपके पास में वैल्यू न्यूज जो है वो कितनी है, 60 लाख है, तो हमारा रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है सर, रिकवरेबल अमाउंट होता है हमारे पास में RA, हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू न्यूज। तो नेट सेलिंग प्राइस कितना होगा, 67.5 माइनस 3, 64.5 और 60 लाख, विच एवर इज हायर। तो आपका 64.5 लाख, ये हमारा क्या बनेगा, रिकवर अमाउंट। कैरिंग अमाउंट हमारा कितना आ गया था, 75, तो इम्पेयरमेंट लॉस 75 माइनस 64.5, 10.5 का आ जाएगा, और ये सारा PL में जाएगा। क्यों, रिवैल्यूएशन, अरे यार रिवैल्यूएशन में लॉस था, PL में क्या था वो खुद, हाँ रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है ना, अगर वो इंक्रीज के समय आता है तो हम बोलते हैं कि इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो पहले जितना रिवैल्यूएशन रिजर्व में बचा उतना यूज कर लो, वहां से निकाल लो, बाकी फिर PL कर लो, ठीक है ना। यहाँ पे वही नहीं, वो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन थी, यहाँ पे वही बोला गया, नेट सेलिंग प्राइस 64.5 है, वैल्यू न्यू 60 है, तो रिकवरेबल अमाउंट ये आ गया, इम्पेयरमेंट लॉस कितना बन जाएगा, 10.5 लाख, और इम्पेयरमेंट लॉस सारे का सारा कहाँ जाएगा, PL में ही जाएगा, सिंस पहले डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन थी जो खुद PL में गया था, तो ये डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन का लॉस तो PL में जाना है, वो तो ऐसे नहीं बोलता है, और इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो भी PL में जाएगा। हाँ रिवैल्यूएशन रिजर्व होता अगर इंक्रीज की वजह से, तो उस केस के अंदर में आपके पास हम बोलते कि पहले जो इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व से यूज कर लो, ठीक है ना। यस सर। अच्छा जी, नेक्स्ट है बेटा 20th बेटा, यहाँ पे कहता है एक ऑयल कंपनी हैज बीन कंटेमिनेटिंग द लैंड फॉर सेवरल ईयर्स, तो लैंड ऑब्वियसली कंटेमिनेट कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं जमीन जो है, इट डज नॉट क्लीन अप, उसे साफ नहीं करते बिकॉज ऐसा कोई कानून ही नहीं है, नो लेजिस्लेशन रिक्वायरिंग द क्लीन अप। ईयर एंड पे वर्चुअली सर्टेन है कि लॉ रिक्वायरिंग अ क्लीन अप ऑफ द लैंड ऑलरेडी कंटेमिनेटेड विल बी इनेक्टेड शॉर्टली आफ्टर द ईयर एंड, क्या प्रोविजन जरूरी है मैडम, यहाँ पे प्रोविजन की बात है क्योंकि अब आपका कानून आ ही जाना है ना, वो तो वर्चुअली सर्टेन हो गया अब तो, ठीक है ना। तो हम जब बच नहीं सकते, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, ठीक है ना। तो AS29 के हिसाब से बेटा वही आ रहा है, पास्ट इवेंट कब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बनती है, जब कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव नहीं है, मतलब जब कोई और बचने का तरीका नहीं है, मतलब आपके पास करना ही पड़ेगा, ठीक है, देयर इज नो अल्टरनेटिव कि उससे आप बच सको। However, when environmental damage is caused, there may be no obligation to remedy the consequences. कभी अगर कोई environment डैमेज किया है तो हो सकता है आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन ना हो, ठीक है ना। द कॉजिंग ऑफ द डैमेज विल बिकम एन ऑब्लिगेटिंग इवेंट, वो कब बनेगा, जब कोई नया लॉ आ जाएगा रिक्वायरिंग द एग्जिस्टिंग डैमेज टू बी रेक्टिफाइड, जब कोई आपका कानून आ जाएगा इस चीज को लेके कि जो आपने आज तक डैमेज किया है उसको आपको ठीक करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब डिटेल प्रपोज न्यू लॉ के अभी तक आपके फाइनलाइज नहीं हुए
तो ऑब्लिगेशन कब अराइज होगी? जब वर्चुअली सर्टेन हो जाएगा, जब पक्का ही पक्का हो जाएगा कि नया कानून आने वाला है। और यहाँ पे वर्चुअली सर्टेन हो गया है कि लॉ इनेक्ट हो गया है, ठीक है ना, कि आपको साफ करना है उस जमीन को, उस लैंड को जो आपने ऑलरेडी कंटेमिनेट कर दी है। तो ऑयल कंपनी को क्या करना पड़ेगा बेटा? ऑयल कंपनी हैज टू प्रोवाइड फॉर द क्लीन अप कॉस्ट जिस साल लॉ इज वर्चुअली सर्टेन टू बी इनेक्टेड। तो उन्हें जितना आपके पास खर्चा लगेगा किस चीज को, लैंड जो ऑलरेडी कंटेमिनेट कर चुके उसे साफ करने का, उसकी प्रोविजन बनानी पड़ेगी, क्योंकि लॉ इज नाउ वर्चुअली सर्टेन टू बी आपके पास में वो आ ही चुका है, ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ पर बेटा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ अबाउट दी अमेंडमेंट वाले पार्ट को लेके, ठीक है ना। मैं अमेंडमेंट वाले पे चलता हूँ, आपके पास पेज नंबर 1 पे। हाँ जी, तो यहाँ पे जो अमेंडमेंट बेटा दे रखी है स्टार्टिंग में, इट इज अबाउट दी एप्लीकेबिलिटी जो हमारे एएस की आती है टू द नॉन, जो आपकी कंपनी एंटिटीज है, नॉन कॉर्पोरेट्स। पहले क्या होता था? पहले हमारा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 होता था। अब और कंपनीज के केस में एसएमसी और नॉन एसएमसी होता था। बट 1 अप्रैल 24 से बेसिकली उसको चेंज कर दिया गया है। कंपनीज का तो सेम है एसएमसी नॉन एसएमसी का क्राइटेरिया, पर नॉन कंपनी के केस में उसे हटा के 2 ही लेवल्स पे लिया, एक वन इज एमएसएमई, वन इज आपका लार्ज एंटिटी। इसको लेके मैंने भी कुछ समय पहले भी अमेंडमेंट वीडियो बनाई थी जब ये आया था, और उसका लिंक भी मैं जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके पास में कमेंट सेक्शन में डलवा देता हूँ, वो छोटी सी वीडियो जिसमें बताया हुआ है। फिर भी किसी बच्चे ने वीडियो नहीं देखी या अपनी तरफ से मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ तो आप नहीं रेफर कर सकते, तो मैं क्या करता हूँ इसको शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि क्या कहता हूँ। तो मैंने आपके लिए क्या किया, इसे समरी एक तरीके से यहाँ पे दिखा रहा हूँ पूरे अमेंडमेंट को, मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ। तो नॉन कंपनी के लिए एप्लीकेबल है अकाउंटिंग पीरियड कब से? 1 अप्रैल 24 से, ठीक है ना। ये किनको अप्लाई होता है? सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप, एलएलपी, सोसाइटी, ट्रस्ट, जो भी है, ठीक है ना, उनको। बेसिकली जो कंपनी नहीं है, जो कंपनी नहीं है उनकी बात होने जा रही है, ठीक है ना। सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप वगैरह, उनको। कंपनी के लिए तो अलग आता है, कंपनी के लिए अलग आता है, उसमें एसएमसी और नॉन एसएमसी। अब वही क्राइटेरिया जो एसएमसी नॉन एसएमसी वही इसमें लिया है। अब यहाँ पे 2 है, एक है एमएसएमई विच इज माइक्रो स्मॉल एंड आपके पास में मीडियम साइज एंटिटीज, और एक है लार्ज एंटिटीज। नो, मैं वैसे बता रहा हूँ, मैंने यहाँ परिभाषा लार्ज की लिखी है और बोला जो लार्ज नहीं है वो एमएसएमई है, बच्चे की कन्वीनियंस के लिए। बट लीगली जो वर्डिंग लिखी गई है वो इसकी दी गई है, और इसको बोल दिया है जो एमएसएमई नहीं है। पर इसकी डेफिनेशन में हर के आगे ना नॉट 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 लगाया हुआ, वो बच्चे के लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि जो नहीं है, जो नहीं है, नहीं है। तो इसलिए मैंने आपके आसान के लिए लार्ज वाला बताया। जैसे हम कंपनी में बात करते हैं कि परिभाषा एसएमसी नॉन एसएमसी, अब एसएमसी कौन से? स्मॉल एंड मीडियम साइज, जो ये हो जाती है एक प्रकार से, और नॉन एसएमसी है, वहां पे भी परिभाषा उसी की दी हुई है, एसएमसी की। तो हम हमेशा समझने के लिए बच्चों को बता देते हैं। तो ये कौन सी है? जो लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है स्टॉक एक्सचेंज पे। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंश्योरेंस एंटिटी जिसकी टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा थी पिछले साल, जिसकी बोरिंग 50 करोड़ से ज्यादा थी एट एनी टाइम इन द प्रीवियस, पिछले साल किसी भी समय। टर्नओवर तो पूरे साल की होगी, बोरिंग तो ऊपर नीचे होती जाएगी, लोन ले रहे हो, लोन की रीपेमेंट कर रहे हो, तो वो किसी भी टाइम बोलता है 50 करोड़ या इनकी होल्डिंग। अगर ये पांचों में से कोई भी एक हो गई फुलफिल तो आप लार्ज हो गए, पांचों ही नहीं हुई तो आप एमएसएमई में आते हो, ठीक है ना। अब जो हमारे टोटल स्टैंडर्ड्स है 29 में से 2 तो डिलीटेड है, विड्रॉन है 6 और 8, तो 27 बचते हैं। लार्ज एंटिटीज को तो बेटा सारी अप्लाई होंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। बट इनको कुछ एग्जाम्पशन रिलैक्सेशन दी गई है, वो क्या है? कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे जो पूरे के पूरे लागू नहीं होंगे, वो हमें याद रखने, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो कितने हैं? 4 स्टैंडर्ड से डायरेक्टली दिए हुए, 3, 17, 20, 24। 3 + 17 20, तो आसान हो गया। 3 + 17 20 हो गया, तो 3, 17, 20 आ गया, और एक 24 है। वो 24 भी आसानी आपका डिस्कंटिन्यू का, ठीक है ना। और एक 18 और 28 भी है, 18 और 28 भी है। अब ये आपके पास क्या, पर इसमें एक अलग से बोला गया कि ये ऐसा नहीं है कि हर एमएसएमई को लेगा। इसके लिए बोला गया अगर टर्नओवर 50 करोड़ है उससे कम है, और बोरिंग्स भी 10 करोड़ उससे ज्यादा। नॉर्मली तो क्या है आपका 250 और 50 से कम वाली आपके आते हैं ना, पर इसमें और छोटी बोल दी कि टर्नओवर भी 50 है उससे कम है, और बोरिंग्स भी 10 करोड़ उससे कम है, तो ही आपको 18 और 28 नहीं लगेगा, ठीक है ना। 18 और 28 में आप तब नहीं आएंगे, तब आपको एग्जाम्पशन मिलेगी स्टैंडर्ड की। कुछ पार्शियल एग्जाम्पशन है, ये आप याद रखने मुश्किल होता है इनको, बिकॉज में क्या कुछ स्टैंडर्ड का अप्लाई हो रहा है, कुछ नहीं अप्लाई हो रहा, लाइक 10, 11, 15, 19, 22, 26, 28, 29। और कुछ इवेंट बेस है, अगर आप उस चीज को कर रहे हो तो आप पे लग जाएगा, वरना नहीं। लाइक अमेलगमेशन है, कंसोलिडेशन है, 23 है आपके पास में, एसोसिएट वाला, इंटरिम रिपोर्टिंग है, या ज्वाइंट वेंचर है, तो ये इवेंट बेस है। मतलब अगर आप वो चीज़ कर रहे हो, अगर आपको अमेलगमेशन का इवेंट हो रहा है तो ही आप अपने पास पे लगाओगे, वरना नहीं लगाओगे, तो इवेंट बेस है, ठीक है ना। इसमें से सारे में से अगर मैं बोलूँ आपको याद रखने वाला फुल वाला है, याद रखना, और एक लिमिट है। पार्शियल वाला और इवेंट बेस याद रखना थोड़ा सा, मतलब मैं बोलता हूँ
नॉट दैट इंपॉर्टेंट इवन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट आपको याद रखना है। तो डेफिनेशन याद रखनी है, वो एसएमसी नॉन एसएमसी वाली सेम होगी। और दूसरा जो आपको फुल एग्जाम 3, 17, 20, 24 और 18 और 28 पे स्पेशल बोला गया, 18 28 पे स्पेशल बोला गया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे डेफिनेशन भी देखो, जैसे मैंने बोला था ना, वो एमएसएमई की दी हुई है। और वो कैसे दी हुई है देखो, जिसकी इक्विटी डेट सिक्योरिटी लिस्टेड नहीं है, नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, नॉट लग रहे हैं, जो बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह नहीं है, जिसकी टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 250 करोड़ है, तो वो सारी में नॉट लगाता, ठीक है ना। जिसकी बोरिंग्स नहीं है 50 करोड़ से ज्यादा, क्योंकि वो एमएसएमई की दे रहा है, तो मैंने वो लार्ज की बताई, आसान है याद रखना उस एंगल से, जो होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है। और फिर आपके पास में एग्जामिनेशन रिलैक्सेशन में, जैसे मैंने आपको बोला, ये स्टैंडर्ड्स आपके इंटायरिटी वाले 4 आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। और 18 और जो 28 है वो कब है, इंटायरिटी में कब होगा, तो बोला था जिसकी टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 करोड़ बोली थी, ठीक है, और जिसकी बोरिंग्स आपके डज नॉट है बोरिंग इन एक्सेस ऑफ ₹10 करोड़, तो मैंने वो आपके लिए आसान कर दिया। 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ है, तो 18 28 नहीं लगेगा, वरना 4 तो वैसे ही नहीं लगने हर उसको एमएसएमई को। पर ये वाले कब नहीं लगेंगे, अगर इस क्राइटेरिया में आ रहे हो, ठीक है ना। तो वो आपके पास मैंने बता दिया, जिसके साथ में मेरे प्यारे बच्चों आपके पास में पूरे का पूरा जो ये आरटीपी था जैन 26 का, पूरा डिस्कस हो जाता है, ठीक है ना। बाकी जो जनरल पॉइंट्स होते हैं वो हमारे सेम है, एसएमसी नॉन एसएमसी के, ये कि आपको डिस्क्लोजर देना है, 2 साल तक रहना पड़ता है एक लेवल पे अगर आप एग्जाम्पशन लेना चाहते हो। वो जो बाकी पॉइंटर्स होते हैं ना हमारे, वो सेम है इसमें भी, वो जो पहले भी थे, ठीक है ना। मेन आपको क्राइटेरिया याद रखना है। तो देयर इज नो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, और नाउ इट इज एमएसएमई एंड लार्ज एंटिटी, ठीक है ना। तो उन्होंने आसान कर दिया, यूनिफॉर्मिटी लिया है, जो कंपनीज वाले में होता है वही यहाँ पे नॉन कंपनीज के लिए भी लेके आ गए, ठीक है ना। इसको क्वेश्चन बन के आपके एग्जाम में आ सकता है, तो मेक श्योर इसको कर लेना विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट, इट विल बी मोर इजियर फॉर यू, ठीक है ना। यस चलो जी, मिलेंगे बेटा आगे आप लोगों से, बहुत सारा चीज़ें, बहुत सारे रेलिवेंट कंटेंट आप लोगों के लिए इसी चैनल पे आता रहता है मेरे द्वारा, ठीक है ना। आप बच्चे अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें। कोई भी आप लोगों का डाउट लगता है, कोई भी चीज़ है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट के अंदर में ज़रूर डालिए। एंड आप लोगों के लिए जैसे मैंने बोला, हर चीज़, हर रेलिवेंट कंटेंट आप लोगों के लिए मैं लेके आता रहूँगा। होपफुली आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते चलो, हिम्मत मत हारना, लगे रहो मेरे प्यारे बच्चों, हम ज़रूर कामयाब होंगे। और हमारे नाम के आगे जो 2 सुनहरे शब्द सी है, जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो भी ज़रूर लगेंगे, ठीक है ना। तो बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं आगे, बाय बाय।